दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। अध्याय 26। ये शिष्य किस प्रकार का राक्षस है। धड़ाम। अपने गुरु की प्रचंड ऊर्जा को महसूस करते हुए जूयान का हृदय कांप उठा। मार्शल क्षेत्र में कदम रखते ही उसे जो उत्साह और रोमांच महसूस हुआ था, वह अचानक शांत होकर रुक गया। मैं बहुत कमजोर हूँ। गुरु के सामने मैं एक चींटी के समान तुच्छ हूँ। मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस समय जूयान खुद को बहुत ही तुच्छ महसूस कर रहा था। वह भी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसे उत्साहित होने का क्या अधिकार था? उसे घमंडी होने का क्या अधिकार था? ऐसा जरूर हुआ होगा कि गुरु ने मेरा अहंकार देख लिया और मुझे सच्ची शक्ति का एहसास कराने के लिए अपनी थोड़ी सी शक्ति दिखाने का फैसला किया। मुझे विनम्र और धैर्यवान रहना चाहिए और अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जूयान ने अपनी शक्ति को वश में किया और आदरपूर्वक अपने गुरु के समक्ष उपस्थित हुआ। गुरुजी, आपका शिष्य मार्शल कला के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। लीजुवान एक हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थोड़ा कांप रहा था। वह उत्साहित था, फिर भी उसका चेहरा शांत था और वह एक सख्त गुरु की छवि बनाए हुए था। सिर हिलाकर उसने अपने नासमझ शिष्य को थोड़ी संतुष्टि भरी नजरों से देखा। देखा आपने, यही है इस क्षेत्र में प्रवेश करने की जीवंतता, और वो भी शिखर पर। मैं बस आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता था। लीजुवान ने नीरसता से बात की। गुरुजी, मैं निश्चित रूप से विनम्र रहूंगा और धैर्यपूर्वक साधना करूंगा। जूयान ने शर्म से चेहरा लाल करते हुए कहा। लीजुवान ने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए अपने शिष्य की ओर देखा और संतुष्टि से कहा, मैंने तुम्हें 1 साल का समय दिया था और तुम समय से पहले ही प्रवेश पाने में सफल रहे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक बड़े पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठते ही जूयान ने जल्दी से अपने गुरु के लिए चाय डाली और आदरपूर्वक उनके बगल में इंतजार करने लगा। मार्शल आर्ट का मार्ग अनंत है। आपने अभी शुरुआत ही की है। आपको अभी लंबा सफर तय करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मार्शल आर्ट के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दृढ़ है? लीजुवान ने गंभीर भाव से पूछा। गुरुजी, आपके शिष्य की मार्शल आर्ट के प्रति प्रतिबद्धता दृढ़ है। जूयान धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई और दृढ़ता से बोली। वह मन ही मन उत्साहित था। गुरुजी सचमुच मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और मुझे सर्वोच्च मार्शल आर्ट तकनीक सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। अब से तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। लीजुवान का चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। फिर उन्होंने सहज भाव से पूछा, मेरे शिष्य, तुम्हारी साधना यात्रा कठिन है। ध्यान से सोचो, तुमने अपनी त्वचा, अपनी हड्डियां, अपने अंग कब परिष्कृत किए? लीजुवान को वास्तव में ये जानने की उत्सुकता थी कि शिष्य की यह विलक्षण प्रतिभा उसके द्वारा स्वयं बनाई गई यादृच्छिक तकनीकों को सफलतापूर्वक कैसे विकसित करने में सक्षम थी। जूयान ने मार्शल कला के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। गोल्डन फिंगर प्रकट हुई। उसने सीधे ही दक्षता हासिल कर ली और स्वाभाविक रूप से अपनी त्वचा, हड्डियों और अंगों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया और विधियों को समझ लिया। ये प्रक्रियाएं और विधियां स्पष्ट रूप से ऐसी थीं जिन्हें जूयान ने स्वयं ही समझ लिया था। यह नहीं कहा जा सकता कि उनका लीजुवान की मनमानी विधियों से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि आखिरकार वे उनसे प्रेरित ही थीं। लेकिन मनगढ़ंत विधियां तो मनगढ़ंत ही होती हैं, जबकि वास्तविक साधना तकनीकें ही होती हैं। दोनों अलग अलग थे। कोई इस यादृच्छिक तकनीक को एक प्रकार के भ्रामक सिद्धांत के रूप में देख सकता है, जबकि जूयान ने इस भ्रामक सिद्धांत को एक व्यवहारिक साधना तकनीक में बदल दिया। केवल ये समझकर ही कि जूयान ने गढ़ी हुई तकनीक को वास्तविक साधना विधियों में कैसे बदला, वह पूरक साधना तकनीकों और बाद के मार्शल स्तरों को गढ़ना जारी रख सकता था। लीजुवान को यह आभास था कि यहाँ तक कि यादृच्छिक तकनीकों को भी एक निश्चित सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता होती है, भले ही वह एक भ्रामक सिद्धांत ही क्यों न हो। उनमें एक संबंध और एक स्पष्ट पदानुक्रम होना आवश्यक है। पिछला स्तर मार्शल आर्ट नहीं हो सकता और अगला स्तर अचानक अमर साधना नहीं बन सकता। अन्यथा सफल होना बिल्कुल असंभव है। लीजुवान को लगा कि ये भावनाएं काफी हद तक गोल्डन फिंगर से ही प्राप्त हुई थीं। हाँ मास्टर, ये सुनकर जूयान उत्साहित हो गया। उसके गुरु उसे मार्गदर्शन दे रहे थे, चाहते थे कि वह साधना प्रक्रिया को पूरी तरह से समझे और मार्शल आर्ट के रहस्य को महसूस करे। और फिर उन्होंने खेतीबाड़ी के अपने अनुभवों को बयान करना शुरू किया। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं के गहन अर्थ को कैसे समझा था। लीजुवान ध्यान से सुन रहा था, बीच बीच में सिर हिलाता रहा, लेकिन उसका दिमाग लगातार यह क्या हो रहा है जैसी चीखों से भरा हुआ था। ये शिष्य सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है। उनकी समझ तो मानो आसमान के खिलाफ है। वे चीज़ों की व्याख्या करने और उनमें अर्थ जोड़ने में इतने माहिर हैं कि उन्हें गहराई से तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। गुरु ने मुझे जो साधना तकनीक सिखाई है वह सचमुच असाधारण है। मेरी धीमी समझ के बावजूद इसे समझने में मुझे काफ़ी समय लगा। गुरु की तकनीक के बिना मुझे डर है कि मैं अपनी स्वर्णिम हड्डियों को परिष्कृत नहीं कर पाता। जूयान ने आह भरते हुए कहा। लीजुवान हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, मैंने अभी अभी ये तकनीकें गढ़ी हैं, वो इन्हें कैसे समझ सकता है? ये तो बिल्कुल ही विलक्षण है। मुझे कुछ और तकनीकें गढ़नी चाहिए और इस मूर्ख शिष्य को उन्हें समझने देना चाहिए। एक बार जब मैंने अपनी स्वर्णिम हड्डियों को परिष्कृत कर लिया तो मैं काफ़ी संतुष्ट था, लेकिन गुरु के निरंतर मार्गदर्शन के कारण मैं अपनी जैद हड्डियों को भी परिष्कृत करने में सफल रहा। जूयान ने गर्व भरी मुस्कान के साथ बताया।
वह अपने गुरु को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने ही वाला था और इस बात से बेहद प्रसन्न था कि वह प्राचीन काल के विलक्षण प्रतिभावानों के समकक्ष था। यदि गुरु ने जैद हड्डियों की खेती करने का सुझाव न दिया होता तो वह इतना शक्तिशाली कैसे बन पाता। इन बातों को सोचते हुए जुयान के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव आ गया। लीजुवान हैरान था, मैंने इस मूर्ख शिष्य को जैद हड्डियों को परिष्कृत करने का संकेत कब दिया था। शांत भाव बनाए रखते हुए उन्होंने पूछा, मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हें मेरा संकेत कैसे समझ आया। शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ जुयान ने कहा, जब मैंने अपनी स्वर्ण हड्डियां तैयार कर ली थीं और गुरुजी को रिपोर्ट करने ही वाला था, तब आपने अपनी स्वर्ण तलवार एक तरफ रख दी और केवल जैद रुई से खेलने लगे। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मुझे उच्च लक्ष्य रखने और जैद हड्डियों को तैयार करने में दृढ़ रहने का संकेत दे रहे थे। मास्टर के संकेत को लगभग गलत समझने के लिए मुझे कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अपने शिष्य के प्रति ली जुबान का दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया। उस समय वह केवल जैद रुई को ही प्राथमिकता देता था और उसे सोने की तलवार से अधिक मूल्यवान मानता था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा संयोग उनके शिष्य को गलतफहमी का शिकार बना देगा। इसके अलावा उन्होंने इसमें अपना एक अलग अंदाज जोड़ा और वास्तव में जैड बोन्स को परिष्कृत किया। ये सोचते ही ली जुबान के सिर में झुंझुनी सी होने लगी। उसके शिष्य का दिमाग सुस्त नहीं था बल्कि बहुत तेज था। आप मेरे संकेत को समझ गए, जो दर्शाता है कि आपकी समझ अच्छी है। आपने दृढ़ता से काम करते हुए जैड बोन्स को परिष्कृत किया। आपने निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा। ली जुबान ने संतुष्टि भरे चेहरे के साथ कहा, मास्टर, मैं जैड हड्डियों को परिष्कृत कर सका, ये सब आपके मार्गदर्शन की बदौलत ही संभव हो पाया है। अगर आपने मुझे दुष्ट वन में ज्वालामुखियों का शिकार करने का निर्देश न दिया होता तो शायद मैं जैद हड्डियों को परिष्कृत करने में असमर्थ होता। जुयान ने श्रद्धा और सम्मान से भरे चेहरे से अपने गुरु की ओर देखा। ली जुबान के सिर में झुंझुनी सी महसूस हुई। अब उसे समझ आया कि बाघ और जिन ज्वाला में फर भेड़ियों का उसने जिक्र किया था, उन सभी का शिकार जुयान ने किया था, गार्ड्समैन और हंटर्स को इकट्ठा करके नहीं। वह बाघ बहुत खूंखार लग रहा था। जुयान ने सचमुच उसका शिकार किया। फ्लेमिंग फर वुल्फ्स का क्या मामला है? मुझे फ्लेमिंग फर वुल्फ के शिकार के अपने अनुभव के बारे में बताएं। बिना किसी विशेष भावना के उसका अनुरोध आगे बढ़ाते हुए ली जुबान ने लापरवाही से पूछा, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शिष्य द्वारा ज्वाला में फर भेड़ियों के शिकार की प्रक्रिया में कुछ कमियों को इंगित करना चाहता है। हाँ मास्टर, जुयान ने आदरपूर्वक सहमति व्यक्त की और ज्वालाशील फर भेड़ियों के साथ अपने युद्ध का वर्णन करना शुरू कर दिया कि कैसे उसने उसका रक्त पिया और उसके मांस को एक अत्यंत पौष्टिक औषधीय मिश्रण में परिष्कृत किया ताकि वह अपनी साधना में सहायता कर सके। ऐसा करके ही वह अपनी ऊर्जा प्रणाली को तेजी से परिष्कृत करने और मार्शल आर्ट के द्वार में प्रवेश करने में सफल रहा। ली जुबान ने बाहर से तो शांत रहने का दिखावा किया, लेकिन मन ही मन वह सदमे में था। क्या ज्वालाधारी भेड़िए इतने क्रूर होते हैं? ये अब साधारण जानवर नहीं रहे। इससे भी बुरी बात यह थी कि जुयान ने वास्तव में ज्वालामुखियों से मुक्केबाजी की और उसका इस्तेमाल अपनी जैद हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए किया। जुयान के बयान से उसे यह महसूस हो सकता था कि वह लड़ाई कितनी खतरनाक थी। एक भी गलत कदम जुयान को ज्वाला में फर भेड़ियों का शिकार बना सकता था। यह मूर्ख शिष्य तो हद ही कर देने वाला है। वह जैद हड्डियों को परिष्कृत करना चाहता है, इसलिए उसने ज्वालामुखियों से लड़ाई की। ली जुबान ने मन ही मन सोचा, यह मूर्ख शिष्य तो सचमुच एक संकी है। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 27। फ्लेम मेन वुल्फ आखिरकार तुम्हारे लिए कुछ हद तक शक्तिशाली है। अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन दृढ़ संकल्पित रहना, बाधाओं को पार करना और अपनी निर्मल हड्डियों को निखारना मुझे बहुत सुकून देता है। ली जुबान ने अपने शिष्य के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। परंतु मेरे शिष्य, याद रखो, चुनौतियों का सामना करना प्रशंसनीय है, फिर भी मार्शल आर्ट के साधक लापरवाह योद्धा नहीं होते और न ही वे बुद्धिहीन होते हैं। लापरवाह योद्धा केवल लापरवाही जानते हैं और अंत में वे अधिक समय तक टिक नहीं पाते। ली जुबान ने विचारपूर्वक कहा। उन्हें अपने शिष्य को चेतावनी देनी पड़ी, कुछ भी ज्यादा खतरनाक मत करना, अन्यथा उसका नासमझ शिष्य उसकी बातों को गलत संदर्भ में ले सकता है और निडर होकर खतरनाक काम कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप अपनी जान गंवा सकता है, जिससे वह दुख से रोने के लिए अकेला रह जाएगा। क्या वह अजय हो सकता है, यह उसके मूर्ख शिष्य पर निर्भर करता है। वह उसे बीच रास्ते में खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। जुयान की आत्मव्याख्या की विशेषताओं और उनकी असीम आत्मज्ञान की क्षमता को देखते हुए शब्दों को स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने तरीके से समझने के लिए स्थान छोड़ना होगा। जुयान ने आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, आपका शिष्य आपकी शिक्षाओं को ध्यान में रखेगा। ली जुबान ने तुरंत विचार किया और आगे कहा, हम साधक आशीर्वाद और व्यक्तियों को समझने और उनका विवेक करने पर जोर देते हैं। जब आगे बढ़ना चाहिए तब हम आगे बढ़ते हैं और जब पीछे हटना चाहिए तब पीछे हटते हैं। हमें लचीला मन और संकट की गहरी समझ होनी चाहिए। हमें बुद्धिमत्ता का सदुपयोग करना चाहिए, अवसरों को बुनाना चाहिए। जो लोग केवल क्षणिक जीत और हार के बारे में सोचते हैं वे लापरवाह होते हैं, और जिनमें साहस और दृढ़ संकल्प नहीं होता वे औसत दर्जे के होते हैं। संक्षेप में, कठोर मत बनो, समझे? जुयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, गुरुजी, मैं समझ गया। वह मन ही मन आश्चर्यचकित था। गुरुजी के शब्दों में गहरा अर्थ है। ये बहुत ही आकर्षक है। यही तो मार्शल आर्ट का तरीका है। सही अर्थ को समझकर ही दुश्मनों से लचीले ढंग से निपटना और निर्णय लेने में साहसी होना संभव है। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में मेरा ज्ञान अंततः थोड़ा कम है। मेरे पास अनुभव बहुत कम है, लेकिन मैं गुरु के शब्दों को हमेशा याद रखूंगा कि अनुकूलन करना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ। ली जुबान ने अपने शिष्य की ओर एक नज़र डाली और मन ही मन बुदबुदाया, ये सोचते हुए कि क्या उसके नासमझ शिष्य ने उसकी बात समझ ली है और सचमुच उसका मतलब जान लिया है। शायद उसने किया हो। आखिरकार ये बच्चा लचीले दिमाग वाला था, कठोर स्वभाव का नहीं। अब उसे आगे क्या करना चाहिए? क्या उसे जुयान को साधना तकनीक सिखाना जारी रखना चाहिए? उसने सारी बातें मनगढ़ंत नहीं बताई हैं। चूंकि जुयान सफलतापूर्वक साधना कर सकता था और उसे प्रतिक्रिया भी मिल रही थी, इसलिए उसे कुछ व्यवस्थित रहने और इसे रहस्यमय और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने अभी तक मार्शल आर्ट के क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा था। मार्शल आर्ट के प्रारंभिक स्तर की बात करें तो इसे हम चीरक स्तर कह सकते हैं।
खैर, ये तो उसका ही आविष्कार है, वह चाहे तो विभिन्न स्तरों को मनमाने ढंग से नाम दे सकता है। खेती की विधि में आगे क्या होना चाहिए? कौन सा क्षेत्र? लीजुवान को कुछ समय सोचने विचारने की जरूरत थी। ये स्पष्ट, तर्कसंगत और सैद्धांतिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए था। सौभाग्य से वह अपने पिछले जीवन में एक वेब उपन्यासकार थे, इसलिए साधना की पृष्ठभूमि तैयार करना उनके लिए कठिन नहीं था। ये तो बस समय की बात है। इसलिए लीजुवान ने कहा, आपने अभी अभी एक बड़ी सफलता हासिल की है, इसे मजबूत करने के लिए कुछ समय लें। हाँ मास्टर, युद्धकला का मार्ग अनंत है। आपको याद रखना होगा कि द्वार में प्रवेश करना युद्धकला की यात्रा की मात्र शुरुआत है। एक सख्त गुरु की छवि के साथ लीजुवान ने आगे कहा, प्रारंभिक स्तर की मार्शल आर्ट, जिसे चीरक क्षेत्र कहा जाता है, आप अभी चीरक क्षेत्र के आरंभिक चरण में हैं। जब आप मेरी तरह चीरक अवस्था की पूर्णतम साधना कर लेंगे तो इसका अर्थ है कि आपने चीरक क्षेत्र में पूर्ण महारत हासिल कर ली है। ये शब्द सुनकर जुयान बेहद उत्साहित महसूस करने लगी। तो मार्शल आर्ट के प्रवेश स्तर को चीब्लड क्षेत्र कहा जाता है, और मैंने अभी अभी चीरक क्षेत्र में प्रवेश किया है। गुरु की चीरक शक्ति पहले बहुत ही प्रचंड थी। ऐसी भयानक शक्ति पुनर्तः सिद्ध चीरक क्षेत्र की ही होती है। अपनी शक्ति को याद करते हुए लीजुवान ने सोचा कि उसकी शक्ति उसी स्तर के अन्य लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक है। भले ही जुयान चीरक स्तर में महारत हासिल कर ले, फिर भी वह लीजुवान से बहुत पीछे रहेगा। हालांकि यदि ची और रक्त आकाश तक पहुंच सकते हैं तो यह ची और रक्त की पूर्णता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, मेरी शक्ति तो बहुत अधिक है। भले ही आपने ची और रक्त में पूर्णता प्राप्त कर ली हो, फिर भी आप वह हासिल नहीं कर सकते जो मैंने किया है। जब आपकी ची और रक्त आकाश तक पहुंचकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित होकर सभी अंधकार में ऊर्जा को दूर भगा देंगे, तभी आप वास्तव में पूर्णता प्राप्त करेंगे। जुयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, शिष्य समझ गया। ची और रक्त के साथ आकाश तक पहुंचना ही ची और रक्त क्षेत्र की पराकाष्ठा है। दूर से ही दुश्मनों को हराना, ये कितनी अविश्वसनीय ताकत होगी। ची देश की मार्शल आर्ट की दुनिया में मौजूद मार्शल आर्टिस्टों की ताकत को देखते हुए जुयान को पूरा भरोसा था कि वह पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया में विजय प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि दिग्गज मार्शल आर्टिस्ट भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उसे लगा कि उसकी वर्तमान शक्ति क्यूई देश के सम्राट की अवहेलना करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि उसे अपनी पहचान छिपाकर रखनी थी। कौन जानता था कि उसके गुरु जैसे और भी शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हों। इसलिए जुयान ने पूछा, गुरुजी, मार्शल आर्ट की दुनिया की शक्ति कितनी है? ची देश में शक्ति का स्तर काफी कम है। यहाँ तक कि सबसे कुशल योद्धा भी मेरे सामने कमजोर लगते हैं। लीजुवान हैरान रह गया। क्या ची देश की ताकत वाकई इतनी कम थी? क्या उसकी ऊर्जा की एक सांस वाकई शीर्ष मार्शल आर्टिस्टों को मार सकती है? हालांकि दुष्ट वन में मौजूद फाइरमैन वुल्फ की शक्ति को देखते हुए सांसारिक शक्ति इतनी कम नहीं होनी चाहिए। मार्शल आर्ट की दुनिया है या नहीं, इस बारे में लीजुवान को स्वाभाविक रूप से कोई जानकारी नहीं थी। जुयान की उत्सुक निगाहों को देखकर उसने जवाब दिया, जब तुम्हारी शक्ति पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी तो तुम स्वाभाविक रूप से इसके संपर्क में आ जाओगे। ज्यादा महत्वाकांक्षी मत बनो। अगर तुम्हारी शक्ति अभी उस स्तर पर नहीं है तो तुम शक्तिशाली लोगों के बीच केवल मोहरे बनकर रह जाओगे। जुयान ने सोच समझकर सिर हिलाया, गुरुजी सही कह रहे हैं। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आपका क्षेत्र क्या है? लीजुवान ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा सा आकाश की ओर उठाया और गहरी आवाज में कहा, क्षेत्र? ये तो एक दूर का विषय लगता है। जुयान असमंजस में थी। क्या वह क्षेत्र एक दूरस्थ विषय था? गुरु ने कहा, मॉरल पथ अनंत है। क्या इसका मतलब यह है कि गुरु ने सभी ज्ञात लोगों को पार कर लिया है? ऐसे विचार आने पर जुयान हैरान रह गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके गुरु एकांतवासी के रूप में छिपे हुए हैं। वे तो मार्शल आर्ट की दुनिया से परे जा चुके हैं। गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया, जुयान ने गंभीरता से कहा। लीजुवान मन ही मन थोड़ा असमंजस में था। आखिर इस मूर्ख शिष्य को इस बार क्या समझ आया? अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए खड़े होकर वह आराम से अपने घर की ओर चलते हुए बोले, शिष्य, तुम्हें अपनी शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। हाँ मास्टर। अपने घर लौटकर लीजुवान ने एक साधना तकनीक विकसित करने के बारे में विचार करना शुरू किया। मार्शल आर्ट में प्रवेश करने के लिए सबसे आवश्यक है ची और रक्त का संवर्धन करना। ची और रक्त जितना मजबूत होगा, शरीर उतना ही मजबूत होगा, जिससे शक्ति में वृद्धि होगी। तो ची और रक्त के स्तर तक पहुंचने के बाद संवर्धन का मार्ग क्या होना चाहिए? भले ही मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूं, फिर भी एक ढांचा, एक मौजूदा सिद्धांत होना चाहिए जो शिष्य को स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाए। समझ गया। ऊर्जा और रक्त के क्षेत्र से ऊपर सहज क्षेत्र स्थित है, जहां ऊर्जा और रक्त को परिष्कृत करके सहज सच्ची ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनजात क्षेत्र में रहने वाले लोग ची ऊर्जा को नियंत्रित करके आकाश में उड़ सकते हैं, पलक झपकते ही सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकते हैं। कोई व्यक्ति सहज अवस्था तक पहुंचने के लिए कैसे साधना कर सकता है? कुछ देर विचार करने के बाद लीजुवान ने क्यूई और रक्त क्षेत्र के बाद आने वाले क्षेत्र को परिभाषित किया, जनजात क्षेत्र। लेकिन कोई सहज ज्ञान के क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता है? लीजुवान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ची और रक्त को संघनित करके सच्ची ची प्राप्त करनी होगी, और इसके लिए सबसे पहले डांटियन ची सागर की स्थापना करनी होगी। डांटियन ची सागर की स्थापना करना, सच्ची ची को संघनित करना, अर्जित ची को जनजात ची में बदलना। लेकिन डांटियन की स्थापना कैसे करें? कोई बात नहीं, बस एक सिद्धांत बना लीजिए और शिष्य को उसे स्वयं समझने दीजिए। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? रेन मेरिडियन, डू मेरिडियन, इन दोनों मेरिडियनों को खोलना, यह उतना गहरा अर्थपूर्ण नहीं लगता। क्यों न इसे स्वर्ग और पृथ्वी का पुल कहा जाए? ठीक है, इसे स्वर्ग और पृथ्वी का सेतु कहिए। स्वर्ग और पृथ्वी का सेतु स्थापित करना स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्ति को नियंत्रित करने की नींव रखता है। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 28। जुयान के सफलतापूर्वक साधना करने से पहले लीहुआन धोखा देने के इरादे से बिना किसी मनोवैज्ञानिक दबाव के मनमाने ढंग से बातें करता था। वह बस अपनी पूरी क्षमता से मनगढ़ंत बातें बनाता था। यह विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह व्यवहारिक है या नहीं। कोई ऐसी चीज जो अचानक से अस्तित्व में आए हो, वह खेती में सफल कैसे हो सकती है?
हालांकि जूयान इस विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति ने अनायास ही निर्मित साधना तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया और यहाँ तक कि गोल्डन लिंगर को भी सक्रिय कर दिया। ली जुबान ने तुरंत ही इस तकनीक में महारत हासिल कर ली और उसकी शक्ति अपने समकक्षों की तुलना में 100 गुना अधिक हो गई। उसके बाद से अगली साधना तकनीक का निर्माण करते समय वह लापरवाह नहीं रह सकता था। आखिरकार यह इस बात से संबंधित था कि क्या वह खुद को बेहतर बनाने के लिए गोल्डन फिंगर से सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है या उसे लगातार प्राप्त करता रह सकता है। मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते और भी कई विचार मन में आने लगे। रचना करते समय उन्हें इस बात पर विचार करना पड़ा कि क्या सिद्धांत तर्कसंगत है, और अगर कोई खामी हो तो अगर वह इसे पर्याप्त रूप से अनूठा नहीं बनाता तो उसे चिंता थी कि तकनीक में पर्याप्त शक्ति नहीं होगी। अगर वह इसे बहुत ही जटिल बना देता तो उसे डर था कि जुयान इसे समझ नहीं पाएगा और अपनी साधना जारी नहीं रख पाएगा। संक्षेप में, जब ली जुबान ने अगले चरण की रचना और उसे विकसित करने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ही सरलता से सोच रहा था। मन पर दबाव के कारण वह हिचकिचाने लगा और लाभ हानि को लेकर चिंतित रहने लगा। धिक्कार है, शायद मुझे कुछ मनगढ़ंत कहानी बना देनी चाहिए और शिष्य को उसे समझने और आत्मसात करने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन रुकिए, अगर वह इसे समझ ही ना पाए तो क्या होगा? क्या नुकसान तो मुझे ही नहीं उठाना पड़ेगा? आखिर इस सुनहरी उंगली का मामला क्या है? ली जुबान परेशान दिख रही थी। गोल्डन फिंगर सक्रिय हो गई, लेकिन उसके अंदर साधना शक्ति भरने के बाद वह ऐसे गायब हो गई मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। क्योंकि जुयान ने मनगढ़ंत साधना तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया, इसलिए उसने गोल्डन फिंगर को सक्रिय कर दिया। इसलिए अगर मुझे प्रतिक्रिया चाहिए तो वह जुयान से ही आनी चाहिए। इस बच्चे की समझने की क्षमता असाधारण रूप से मजबूत है। इसलिए जब मैं साधना तकनीकें तैयार करता हूं तो मुझे चरणों को ठीक से जोड़ना होगा। साधना की बारीकियों को तब स्वयं जुयान समझ पाएगा। मुझे बस एक सिद्धांत और एक ऐसा मंत्र बनाना है जो रहस्यमय लगे। ली जुबान ने गहरी सांस ली, साधना तकनीक को तैयार करने की दिशा तय की और इस काल्पनिक सिद्धांत को कैसे बनाया जाए इस पर विचार करना शुरू किया। उसे एक ऐसा मंत्र बनाना चाहिए जो सुनने में रहस्यमय लगे। इसके बाद बाकी सब कुछ समझने का काम जुयान पर छोड़ दिया जा सकता था। चूंकि उसने स्वतंत्र रूप से कंकाल, हड्डियों और अंगों को परिष्कृत करने से संबंधित साधना का पता लगा लिया था, तो वह साधना के अगले चरण को क्यों नहीं संभाल पाएगा? मैंने जो अस्थि शोधन मंत्र बनाया है वह है एकाग्र मन से स्वयं का अवलोकन करना, सच्ची भावना का विकास करना। ऊर्जा और रक्त मिलकर एक स्वर्णिम शरीर बनाते हैं जो अजगर के समान है। ऊर्जा रक्त अवस्था के लिए भी मुझे जुयान को समझाने के लिए 1-2 मंत्र बनाने चाहिए। इससे उसकी साधना में तेजी आएगी। ली जुबान को याद आया कि जब उसने 2 मंत्र बनाए थे तो जुयान ने उनसे सोने की हड्डियों को गढ़ने की विधि का पता लगा लिया था और यहाँ तक कि जैड की हड्डियों का भी विकास किया था। इसलिए मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहस्यमय होना चाहिए लेकिन स्पष्ट नहीं। इसे समझना जुयान पर निर्भर करेगा। चीरक्त अवस्था के बाद के क्षेत्र को फिलहाल जन्मजात क्षेत्र कहा जाएगा। मुझे अभी इसके निर्माण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पहले चीरक्त अवस्था के मंत्र पर काम करना चाहिए। मंत्र के बिना भी साधना की दिशा पहले ही निश्चित हो चुकी है और जुयान अभी भी चीरक्त अवस्था के अंतिम बिंदु तक साधना कर सकता है। हालांकि अगर कोई मंत्र होता तो जुयान उससे कुछ समझ सकता था और उसकी साधना की गति में काफी वृद्धि हो जाती। उसकी शक्ति में भी वृद्धि होती। जैसे जैसे जुयान की शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उसके गुरु ली हुआन की शक्ति भी बढ़ती गई। वर्तमान में ली जुबान ने चीरक्त अवस्था में महारत हासिल कर ली थी और उनकी शक्ति उसी अवस्था के अन्य लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक थी। उनका आदर्श उनके शिष्य जुयान पर आधारित था। वर्तमान में ली जुबान की शक्ति क्यूई रक्त अवस्था के पूर्णता चरण में जुयान की शक्ति से 100 गुना अधिक थी। इसलिए यदि जुयान मंत्र को समझ सके और उसका अभ्यास करके वर्तमान शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त कर सके, समापन चरण में जुयान जितना मजबूत होगा ली जुबान स्वाभाविक रूप से उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। इसलिए मंत्र का सृजन करना आवश्यक है। मैंने पहले ही हड्डियों, अंगों और शरीर के अन्य अंगों को परिष्कृत करने की साधना विधियों के साथ साथ प्रारंभिक स्तर की मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है जो मुझे गोल्डन फिंगर से मिली प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई थी। इससे प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट साधना के लिए मूलभूत प्रणाली पूरी हो जाती है। जुयान की साधना और ज्ञानोदय से प्राप्त ज्ञान और साधना के व्यवहारिक आधार के आधार पर ली जुबान को आमतौर पर पता था कि जुयान को आगे समझने के लिए चीरक्त चरण के लिए मंत्र कैसे बनाया जाए। असल में चीरक्त अवस्था मंत्र बनाने का कारण जुयान को चीरक्त अवस्था साधना की अधिक शक्तिशाली और कुशल विधि को समझने में मदद करना है। चीरक क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाएं। चीरक क्षेत्र हमारे ची और रक्त के साथ साथ हमारे शारीरिक शरीर को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके अभ्यास का सार हमारे ची और रक्त की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना और हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाना है। चूंकि यह ची और रक्त की खेती पर केंद्रित है इसलिए यह एक उपयुक्त मंत्र होना चाहिए, है ना? कुछ विचार विमर्श के बाद ली जुबान ने 4 पंक्तियों का एक साधना मंत्र तैयार किया। बस 4 पंक्तियां ही काफी हैं। इतना ही, मैं इसे अपने मूर्ख शिष्य को सोचने के लिए दे देता हूँ। भले ही उसे कुछ समझ ना आए, इससे उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। चीरक क्षेत्र में महारत हासिल करना केवल समय की बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा मूर्ख शिष्य अपनी असाधारण क्षमताओं का विकास जारी रखे और सहज क्षेत्र में महारत हासिल कर ले, एक विशुद्ध रूप से काल्पनिक क्षेत्र जिसे मैंने अभी अभी बनाया है। ली जुबान ने आह भरी, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और एक सख्त शिक्षक की तरह इत्मीनान से कमरे से बाहर निकल गए। जुयान अपने राज्य को मजबूत करने में लगा हुआ था। शिष्य, इधर आओ, मैं तुम्हें चीरक क्षेत्र का मंत्र सिखाऊंगा, ली जुबान ने इशारा करते हुए कहा। हाँ मास्टर। जुयान उत्साहित होकर दौड़ पड़ी। चीरक क्षेत्र का एक मंत्र। ध्यान से सुनो, लीजू ने गंभीरता से कहा। चीरक क्षेत्र का मंत्र 4 पंक्तियों का है। यदि तुम इसका सार समझ लो तो तुम्हारी साधना में तेजी से प्रगति होगी। चीरक क्षेत्र में महारत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी गुरुजी, मैं मंत्र को समझने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, जुयान ने आत्मविश्वास से अपनी छाती पीटते हुए कहा।
तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे प्रोत्साहित करता है, लेकिन तुम जो कर सकते हो करो। मंत्र के सार को न समझ पाने से तुम्हारी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। ली जुबान का लहजा नरम पड़ गया। हमें शिष्य पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव उल्टा पड़ सकता है और उसके लिए मंत्र को समझना और भी कठिन बना सकता है। मैं समझ गया गुरुजी। जूयान ने सिर हिलाया। हम ली जुबान ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ध्यान से सुनो, ये 4 पंक्तियों वाला चीरक क्षेत्र का मंत्र है। हजारों धाराएं मिलकर एक विशाल नदी बनती हैं। एक शक्तिशाली धारा सागर में बहती है। उग्र लहरें उठती हैं, ची और रक्त जो पहाड़ों को हिला सकते हैं अनंत काल तक। मंत्र की अंतिम पंक्ति सुनकर जूयान ने बुदबुदाया, क्या वह ऊर्जा और रक्त है जो एक अंतहीन पर्वत को हिला सकता है? इस वाक्यांश से उत्पन्न होने वाली भव्य और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली छवि को देखकर वह विस्मयचकित रह गया। हल्की खांसी के बाद ली जुबान ने कहा, शिष्य, याद रखो, साधना की जो तकनीकें मैं सिखाता हूँ वे समझ और संदर्भ पर केंद्रित होती हैं, न कि रूप पर, और निश्चित रूप से सतही मूल्य पर नहीं। उस परिचित वाक्यांश को दोहराते हुए उसने जूयान को याद दिलाना जारी रखा। जी गुरुजी, मैं समझ गया, जूयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। उस क्षण मंत्र की 4 पंक्तियां ही उसके मन में व्याप्त थीं। हम जाओ और अपनी खेती को मजबूत करो। ली हुआन ने सिर हिलाया। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। आखिरकार उसने मंत्र को जूयान तक पहुंचा दिया था। अब ये सफल होगा या नहीं, यह उस पर निर्भर था। अगर वह इसे नहीं समझ पाता तो इसमें उसके गुरु की कोई गलती नहीं होती। इसके बाद उसे सहज ज्ञान के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। उसे इसे इस तरह से कल्पना करने की आवश्यकता थी जो गहन प्रतीत हो, फिर भी तार्किक रूप से चीरक क्षेत्र से आगे बढ़ सके, इस प्रकार किसी भी अंतराल से बचा जा सके जहां प्रगति का कोई रास्ता न हो। हाँ मास्टर। आदरपूर्वक प्रणाम करने के बाद जूयान उस स्थान पर लौट गया जहां वह साधना कर रहा था। जब वह मंत्र की 4 पंक्तियों पर विचार करने लगा तो उसने मन ही मन सोचा, मेरे गुरु द्वारा सिखाया गया यह मंत्र वास्तव में असाधारण है। ये गहन अर्थों वाली एक कविता के समान है जिसमें अनंत मार्शल आर्ट का ज्ञान समाहित है। मुझे इसे समझना ही होगा। मैं अपने गुरु को निराश नहीं कर सकता। मैंने तकनीकें गढ़ी, लेकिन क्या मेरे शिष्य ने वास्तव में उनमें महारत हासिल की? अध्याय 29। हालांकि जूयान ने मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन उसका दैनिक जीवन पहले जैसा ही था। खाना पकाने का समय होने पर खाना बनाना, मुर्गियों को दाना खिलाने का समय होने पर उन्हें दाना खिलाना। ली जुबान हमेशा की तरह आराम से दिख रही थी। हालांकि पर्दे के पीछे वह वास्तव में चिंतित था। इस बात पर विचार कर रहा था कि सहज क्षेत्र की साधना की रूपरेखा, सहज क्षेत्र के सिद्धांत और यहाँ तक कि साधना तकनीकों को कैसे अवधारणाबद्ध किया जाए। सहज अवस्था से परे भविष्य की साधना दिशाओं के लिए एक अवधारणा की भी आवश्यकता थी। भविष्य में विभिन्न लोकों और साधना तकनीकों के अव्यवस्थित निर्माण की तैयारी के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार करना आवश्यक था। यदि विकसित की गई साधना तकनीक पर्याप्त रूप से रहस्यमय नहीं होती तो ली जुबान का अभ्यास पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, अवधारणा पर्याप्त रूप से गहरी नहीं होती और यह प्रतिभाशाली जूयान को गहन अंतर्दृष्टि तक मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। अगर उसकी रचना बहुत रहस्यमय होती और निर्धारित ढांचे से हट जाती तो उसे डर था कि अगले चरण से जुड़ना संभव नहीं होगा, और उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि जूयान उसे समझ नहीं पाएगी, जिससे उसकी साधना में ठहराव या यहाँ तक की गिरावट भी आ सकती है। धिक्कार है, ये तो बहुत कठिन है। ली जुबान ने मन ही मन आह भरी। दबाव के चलते उनकी रचनात्मकता को खुलकर सामने लाना मुश्किल हो गया, जिससे ये प्रक्रिया प्रतिबंधात्मक और जटिल लगने लगी। अगर वह सब कुछ भुलाकर सुलह करने की कोशिश करता तो उसे डर था कि जूयान नहीं समझेगी और बुनियादी साधना के स्तर पर ही अटकी रहेगी। अंततः नुकसान उसी का होगा। ली जुबान जन्मजात स्तर के लिए साधना तकनीक तैयार करने को लेकर चिंतित था। इन दिनों जूयान भी साधना तकनीक के 4 वाक्यांशों पर विचार करते हुए हताशा में अपना सिर खुजा रहा था, लेकिन उसे कोई प्रगति नहीं मिल रही थी और वह बेहद निराश महसूस कर रहा था। यदि मैं इतनी सरल तकनीकों को नहीं समझ सकता तो मेरे गुरु अवश्य निराश होंगे। जैद हड्डियों की साधना करने का क्या फायदा? साधना तकनीकों को समझे बिना मैं अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कैसे जारी रख सकता हूँ? मार्शल आर्ट का मार्ग अनंत है। यदि मैं इतनी सरल तकनीकों को भी नहीं समझ सकता तो मैं मार्शल आर्ट के अधिक शक्तिशाली और गहन क्षेत्र में कैसे कदम रख सकता हूँ? जूयान चिंताओं से घिरी हुई थी। अचानक उसे अपने गुरु के शब्द याद आ गए। गुरु ने कहा, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, समझने में असमर्थता साधना में बाधा नहीं बनेगी। मैंने अपनी सारी ऊर्जा खेती की तकनीकों में लगा दी है और इस ऊर्जा की खपत के कारण मैं खेती की उपेक्षा कर रहा हूँ। दरअसल मेरे गुरु मुझसे कह रहे थे कि मुझे बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, बल्कि साधना के दौरान समझना चाहिए और इस प्रकार सार को समझना चाहिए। इस विचार के बाद जूयान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत अपने मन को शांत किया और बिना किसी व्याकुलता के वास्तविक ची के प्रवाह और धीमी वृद्धि को तीव्रता से महसूस करना शुरू कर दिया। साधना के दौरान ही कभी कभार साधना तकनीक के 4 वाक्यांश उसके मन में उभरते थे। साधना में प्रगति के साथ जूयान को धीरे धीरे एक बात का एहसास होने लगा, हजारों धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं। साधना का प्रत्येक सत्र मेरी वास्तविक ऊर्जा में वृद्धि करता है। क्या यह हजारों धाराओं के संगम जैसा नहीं है? एक लंबी नदी सागर में बहती है। यहाँ सार यह है कि सच्ची ऊर्जा को एकत्रित किया जाए, जैसे सागर में नहीं, शरीर सच्ची ऊर्जा को समाहित करने के लिए एक सागर के समान है। महासागर में उठती लहरें हलचल मचाती हैं और सच्ची ऊर्जा लाखों पहाड़ों को हिला सकती है। सच्ची ऊर्जा को शांत नहीं रहना चाहिए, बल्कि उग्र लहरों या अशांत धाराओं की तरह होना चाहिए। तभी यह शरीर को प्रभावी ढंग से मजबूत कर सकती है। यदि सच्ची ची लाखों पहाड़ों को हिला सकती है तो क्या इसका मतलब यह है कि हड्डियां पहाड़ों की तरह हैं? सच्ची ची पहाड़ों को हिला देती है। जूयान को ज्ञानोदय का एक क्षण अनुभव हुआ जब साधना तकनीक के 4 चरणों की अवधारणा उसके सामने प्रकट हुई। इस समय उसे स्पष्ट रूप से इसमें निहित मार्शल आर्ट का सार समझ में आया और उसने उसे पहचान लिया। सच्ची ची का एकत्रीकरण अशांत धाराओं की तरह, उमड़ती लहरों की तरह, जैद हड्डियों पर प्रहार करते हुए पूरा शरीर एक सागर की तरह है। जूयान आत्मज्ञान में लीन हो गया। उसके शरीर की वास्तविक ऊर्जा धीरे धीरे एक प्रचंड धारा की तरह हो गई जो उसकी कोमल हड्डियों पर लगातार प्रहार कर रही थी।
अब मैं समझा। एक क्षण में जूयान का दिल उत्साह से भर गया क्योंकि उसने साधना तकनीक के 4 वाक्यांशों के भीतर छिपी मार्शल आर्ट के सार को तुरंत समझ लिया था। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसकी हड्डियां कांप उठी, उसके शरीर के चारों ओर एक गड़गड़ाहट की आवाज उठी और उसके अंदर एक जोरदार आवाज गूंजती हुई प्रतीत हुई। आवाज तेज नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वह केवल उसके शरीर के भीतर ही गूंज रही है। एक क्षण में ची और रक्त की धाराएं लगातार बुलबुले की तरह फूटने लगीं और एक नए तरीके से उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगीं। उसकी अस्थि मज्जा एक नदी की तरह बहने लगी, जिससे ची और रक्त लगातार और पहले से कहीं अधिक तेजी से उत्पन्न होने लगा। इसी बीच उसकी ऊर्जा और रक्त एक प्रचंड धारा की तरह उमड़ रहे थे, लगातार मत रहे थे और कभी कभी उसकी हड्डियों से टकरा रहे थे। हड्डी से टकराने पर ऊर्जा और रक्त वापस उछलकर पूरे शरीर में कंपन पैदा कर रहे थे। इस बार बार होने वाले ऊर्जा और रक्त के पुनर्प्रवाह से उसका शरीर सुदृढ़ हो गया। ऊर्जा और रक्त स्वयं परिष्कृत होकर इस प्रक्रिया में अधिक शक्तिशाली हो गए। उसकी ऊर्जा और रक्त उसके चारों ओर घूम रहे थे और जुयान की सांसों के बीच उसकी छाती और पेट कांप रहे थे। ऊर्जा और रक्त उबल रहे थे, एक तीव्र जीवन शक्ति प्रचंड आग की तरह बाहर निकल रही थी। नवप्रकट विधि का कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद जुयान को अपने व्यक्तिगत विकास का एहसास होने लगा। इससे भी बढ़कर यह एक सर्वांगीण सुधार था, जिसमें उसका शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा एवं रक्त दोनों ही मजबूत हुए। गुरु ने मुझे जो तकनीक सिखाई है वह असाधारण रूप से गहन है। वास्तव में इस तकनीक को समझने से साधना का एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। तकनीक को समझने के बाद मेरी सेहत में काफी तेजी से सुधार हो रहा है और मेरी ऊर्जा और रक्त शक्ति भी बढ़ गई है। जुयान उत्साह से भर गई थी। मुझे आखिरकार तकनीक समझ आ गई है। मैं गुरुजी को निराश नहीं करूंगा। वह अंदर तक रोमांचित था। लिजुआन जन्मजात क्षेत्र के लिए एक साधना पद्धति का निर्माण कर रहा था, मुख्य रूप से सैद्धांतिक ढांचा और इसे ची और रक्त के साथ कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने पहले ही यह स्थापित कर दिया था कि सहज क्षेत्र सच्ची ची का संवर्धन करता है। सामान्य ची और रक्त सहज सच्ची ची में परिवर्तित हो जाएंगे। हालांकि सहज सच्ची ची में परिवर्तित होने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पहला कदम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु खोलना था। एक बार जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सेतु खुल जाता है तो ची और रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं और सहज सच्ची ची में परिवर्तित हो जाते हैं। केवल सेतु खुलने के बाद ही व्यक्ति प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण और उत्सर्जित कर सकता है और उसे सच्ची ची में परिवर्तित कर सकता है। सहज ज्ञान में प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करना और छोड़ना, ऊर्जा को नियंत्रित करके हवा में ऊपर उठना, पल भर में सैकड़ों मील की दूरी तय करना और फिर एक साधारण इंसान न रह जाना शामिल है। लिजुआन ने पाया कि जैसे जैसे वह इस मनगढ़ंत सिद्धांत पर विचार करता गया, ये और अधिक यथार्थवादी होता गया। ये सैद्धांतिक रूप से सही था और इसकी संरचना भी सुदृढ़ थी। बस एक ही चीज बाकी थी और वो थी उसकी भोली भली छात्रा जुयान का इसे समझ पाना। समस्या बस इतनी सी थी। आकाश की ओर देखते हुए लिजुआन ने मन ही मन सोचा, क्या इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा है? यदि नहीं तो क्या ये सब व्यर्थ नहीं है? यहाँ की हवा बहुत ताज़ी है, सचमुच मीठी खुशबू वाली है। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए, है ना? आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्तित्व के बावजूद सहज क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करना और छोड़ना, उसे सहज सच्ची ची में परिष्कृत करना और नश्वरता की भौतिक सीमाओं को पार करना शामिल है। मैं जो दूसरा क्षेत्र बना रहा हूँ वह पहले से ही बहुत उन्नत है। एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने पर व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली बन जाएगा। भविष्य के क्षेत्रों को और भी रहस्यमय होना चाहिए, अन्यथा वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होंगे। लिजुआन ने मन ही मन आह भरी। इन तकनीकों को विकसित करना आसान काम नहीं था, लेकिन कई दिनों के चिंतन के बाद वह सहजतापूर्ण क्षेत्र के लिए साधना विधि विकसित करने में सफल रहा। सैद्धांतिक रूप से ये ची और रक्त क्षेत्र से निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा। ये योजना कारगर होगी या नहीं, यह अब पूरी तरह से जुयान पर निर्भर था। अभी जुयान को बताने की कोई जल्दी नहीं है। वह अभी ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। कम से कम उसे पहले इससे अभ्यस्त होने दे, लिजुआन ने सोचा। अन्यथा अगर उसने ची और रक्त क्षेत्र की तकनीक को भी नहीं समझा है और सहज क्षेत्र की साधना के बारे में सोचने लगता है तो क्या होगा अगर वह इसे संभाल न पाए और अंततः अच्छे से ज्यादा नुकसान कर दे। लिजुआन ने कम से कम तब तक रुकने का फैसला किया जब तक कि जुयान तकनीक के चारों वाक्यों को अच्छी तरह से समझ न ले। मुझे आश्चर्य है कि उस नासमझ छात्र ने कोई प्रगति की है या नहीं। तकनीक के 4 वाक्य उतने रहस्यमय नहीं थे, वे थोड़े अस्पष्ट थे। अगली बार मुझे उन्हें बेहतर बनाना होगा। लिक्सुआन ने चुपके से अपने अनुभव का सारांश निकाला। अगली बार जब वह कोई तकनीक बनाएगा तो वह और अधिक गहन होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त कलात्मक अवधारणा होनी चाहिए और वह साधना के क्षेत्र से कुछ हद तक संबंधित होनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट नहीं होना चाहिए था, अन्यथा इसे समझना मुश्किल होगा। अध्याय 30। लिजुआन इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह अपने द्वारा पहले से बनाई गई 4 रक्त और ची साधना तकनीकों के स्थान पर कुछ और नई तकनीकें बनाए, जिससे जुयान को विचार मंथन करने और उनसे अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का मौका मिल सके। यदि इसे रक्त और ऊर्जा की अवस्था से जोड़ा जा सकता है तो यह शिष्य को अधिक प्रभावी ढंग से विचार मंथन करने की अनुमति देता है और उसकी समझ को सुगम बनाता है। हालांकि वे चारों साधना तकनीकें पहले ही सिखाई जा चुकी थीं। क्या अब उसे जुयान को यह बताने के लिए कोई बहाना ढूंढने की जरूरत है कि ये चारों तकनीकें उसके लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए इन्हें बदलने की आवश्यकता है? यदि ऐसा है तो क्या इससे एकांतप्रिय गुरु के रूप में शिष्य की प्रतिभाओं को समझने में अपर्याप्तता नहीं प्रदर्शित होगी? शायद मुझे इंतजार करना चाहिए। अगर जुयान अपने खुद के विचारों से कुछ नहीं सोच पाता, मार्शल आर्ट के मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाता और मुझसे सलाह लेने आता है तो क्या मुझे उसे नई साधना तकनीकें देनी चाहिए? लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या इससे उसका विश्वास नहीं डगमगाएगा? लिजुआन ने मन ही मन आह भरी। इस शिष्य को पढ़ाना वाकई एक कठिन चुनौती थी। अचानक उसके मन में एक हल्की सुनहरी रोशनी उभर आई। आपके शिष्य ने आपके द्वारा सृजित तकनीकों को समझ लिया है और उनसे मार्शल आर्ट के सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है। आपको रक्त और ची की अवस्था के लिए साधना का साधन प्राप्त हो गया है और आपकी शक्ति में वृद्धि हुई है। उस क्षण में लिजुआन के मन में रक्त और ऊर्जा की अवस्था के लिए साधना की एक विधि प्रकट हुई और उसी क्षण उसका अपना रक्त और ऊर्जा भी दोगुनी हो गई।
समझ। लीजुआन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। कितना मूर्ख लेकिन प्रभावशाली शिष्य है। इस तरह के चिंतन से उसे मार्शल आर्ट का असली सिद्धांत कैसे समझ आ गया। रक्त और ऊर्जा स्तर की यह साधना विधि साधना तकनीक से पूरी तरह से अलग तो नहीं है, लेकिन उससे बहुत दूर है। आखिर उसने अपने उस बुद्धिमान मस्तिष्क से मार्शल आर्ट के इतने सटीक सिद्धांतों और साधना पद्धति पर विचार विमर्श और चिंतन कैसे किया। उन्हें जिसका श्रेय बनता था उसे देना ही था। ये शिष्य तो राक्षस जैसा था। ये दूसरी बार था जब गोल्डन फिंगर ने प्रतिक्रिया दी थी, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ गई थी। हालांकि गोल्डन फिंगर द्वारा प्रतिक्रिया देने के बाद वह फिर से गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। ऐसा लगता है कि गोल्डन फिंगर तभी प्रकट होती है जब मेरा शिष्य मेरे द्वारा बनाई गई साधना तकनीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास करता है। लीजुआन ने मन ही मन सोचा, बेशक गोल्डन फिंगर में खोजे जाने की अन्य संभावनाएं हैं या नहीं, इस पर अभी भी शोध करने की आवश्यकता है। इस समय अपने शिष्य जुयान को अच्छी तरह से प्रशिक्षण देना, उसकी क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखना और लगन से साधना करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। शिष्य, तुमने इतने कम समय में साधना की तकनीक को समझ लिया है, जो वाकई सराहनीय है। लेकिन तुम्हें अहंकार और उतावलेपन से बचना होगा, अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लीजुआन शांत कदमों से जुयान की ओर बढ़ा, मानो उन्होंने अपने शिष्य के विचारों को एक नज़र में ही जान लिया हो। उन्होंने थोड़ी सी संतुष्टि के साथ बात की। हाँ मास्टर। जुयान मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ, गुरुजी की दृष्टि वाकई बहुत तेज है। जैसे ही मुझे साधना तकनीक समझ में आए, उन्हें तुरंत पता चल गया। शिष्य, क्या मार्शल आर्ट में तुम्हारा संकल्प दृढ़ है? लीजुआन ने गंभीरता से पूछा। गुरुजी, मार्शल आर्ट में मेरा संकल्प चट्टान की तरह दृढ़ है। जुयान ने दृढ़ निगाहों से जवाब दिया। क्या आप अपने दिल में महिलाओं के बारे में सोचते हैं? मेरे दिल में कोई महिला नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। मार्शल आर्ट में ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ मेरा शिष्य निश्चित रूप से एक दिन मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होगा। लीजुआन ने खुशी से कहा। एक अच्छे शिष्य को मार्शल आर्ट के महान कार्य में अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए और स्त्री पुरुषों के विचारों से विचलित होकर अपने अभ्यास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। मार्शल आर्ट का अभ्यास ही एकमात्र सही मार्ग है। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। लीजुआन अपने शिष्य के मार्शल आर्ट के प्रति दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न थे। रक्त और ऊर्जा के उच्च स्तर की साधना तकनीक को समझने के बाद से जुयान की शक्ति प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ रही थी। हालांकि वह अभी भी रक्त और ऊर्जा के उच्च स्तर की महान उपलब्धि से बहुत दूर था, उसने उल्लेखनीय प्रगति कर ली थी। महज आधे महीने के भीतर ही जुयान के रक्त और ऊर्जा की लंबाई 10 मीटर तक पहुंच गई थी। गुरुजी, मैं लंबे समय से घर से दूर हूं और मैं घर जाकर अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं। एक दिन जुयान ने सोचा कि वह बहुत दिनों से घर से दूर है, उसके माता पिता जरूर चिंतित होंगे। इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखी। हम तो जाओ। लीजुआन ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह मन ही मन दुखी था। इस छोटे से गांव को छोड़े बिना काफी समय तक इस दुनिया में रहने के बाद उसे लगा कि अब इस एकांत स्थान को छोड़ने का समय आ गया है। इस दुनिया के रीति रिवाजों और परंपराओं को समझने और उनके बारे में जानने के लिए, ची देश के दृश्यों को देखने और ची देश में मार्शल आर्ट की दुनिया का अनुभव प्राप्त करने के साथ साथ यह भी पता लगाना कि क्या ये वास्तव में वैसा ही था जैसा जुयान ने वर्णन किया था, यानी मार्शल शक्ति का निम्न स्तर। रक्त ऊर्जा के प्रारंभिक स्तर तक पहुंच चुके जुयान एक ही सांस में किसी शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट को मार सकते थे। जहां तक स्वयं जुयान की बात है, जो रक्त ऊर्जा के शिखर पर पहुंच चुके थे, क्या वे महज एक नज़र से किसी को नहीं मार सकते थे? क्या इस दुनिया की युद्ध शक्ति वास्तव में चिंताजनक रूप से कमजोर है? लीजुआन को वह अग्नि पुरुष भेड़िया याद आया जिससे जुयान ने लड़ाई की थी। उसे देखकर लगता है कि इस दुनिया की युद्ध शक्ति इतनी कम नहीं होनी चाहिए। शायद कुछ ऐसे छिपे हुए पहलू थे जिनके बारे में जुयान अपनी पृष्ठभूमि के कारण अनजान था। जुयान के जाने के बाद लीजुआन आराम से अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर लौट आया। अगली बार जब जुयान वापस आए तो उसे यह जगह छोड़ देनी चाहिए। जाहिर है, स्थानांतरण जैसा बोझिल काम उसके शिष्य को ही सौंप देना चाहिए। पूर्वी नदी प्रांत के शहर में इन दिनों चाय घरों और गेस्ट हाउसों में सबसे लोकप्रिय विषय यह था कि सबसे धनी परिवार जू परिवार का एक बड़ा हिस्सा डाकुओं द्वारा चुरा लिया गया था। ये लुटेरे कहाँ से आए? इन्होंने तो शू परिवार का सामान लूटने की हिम्मत भी कर ली। जू परिवार के मूर्ख युवा स्वामी को ग्रैंड जनरल द्वारा विवाह के प्रस्ताव से अस्वीकार कर दिया गया है। जू परिवार की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया है। यद्यपि सबसे धनी परिवार के युवा मुखिया को जनरल के महल से अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन जू परिवार के पीछे वर्तमान कार्मिक मंत्रालय का सेवक ही समर्थन कर रहा है। पूर्वी नदी प्रांत के शहर के सभी जाने माने लोग निजी तौर पर इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। जू परिवार के स्वागत कक्ष में जू जुन्हे सबसे ऊपर गंभीर भाव से बैठे थे। नीचे बैठे लोगों के समूह को देखते हुए बोले, ये लुटेरे कहाँ से आए? ये सामान तय समय पर पहुंचाना ही होगा, अन्यथा हमें 3 गुना हर्जाना देना पड़ेगा। चीफ चेन, मास्टर वांग, आप दोनों को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सामान सुरक्षित रूप से जिनान तक पहुंचा दिए जाएं। जू जुन्हे ने नीचे खड़े 2 हटे कट्टे आदमियों की ओर देखा। मालिक, कृपया निश्चिंत रहें, हम तय समय पर सामान अवश्य पहुंचाएंगे। डाकुओं के लिए हमारे पास योजना है। चीफ चेन ने सीने पर हाथ रखकर उसे आश्वासन दिया। जू जुन्हे ने सिर हिलाया, अपने निर्देश दिए और सभी को बाहर जाने दिया। चीफ चेन और मास्टर वांग में से एक पूर्वी नदी प्रांत की सबसे बड़ी एस्कॉर्ट एजेंसी का प्रमुख था, जिसे जू जुन्हे पर्दे के पीछे से नियंत्रित करता था। दूसरा पूर्वी नदी प्रांत की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट अकादमी का मास्टर था, जिसे जू जुन्हे पर्दे के पीछे से नियंत्रित करता था। चाहे वह चीफ चेन हो या मास्टर वांग, दोनों ही शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का विकास किया था। वे दोनों तय समय पर माल की यह खेप पहुंचाने में सक्षम होने चाहिए। हालांकि इस माल के खरीदार के बारे में सोचते हुए जू जुन्हे के मन में कुछ चिंताएं थीं। पूर्वी नदी प्रांत का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद, पूर्वी नदी प्रांत के पूर्व गार्ड और वर्तमान में कार्मिक मंत्रालय के कर्मचारी की बेटी से शादी करने के बाद वह एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। माल के इस जत्थे को डाकुओं ने लूट लिया और पूर्वी नदी के ग्रैंड जनरल से सहायता मांगने का उनका प्रयास असफल रहा। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और उसे निशाना बनाने वाली ये सेना क्यूई देश की राजधानी जिनान से आई थी।
गंभीर स्थिति को भांपते हुए उन्होंने सामान की डिलीवरी सुनिश्चित करने और दुश्मन को हमला करने का कोई कारण न देने के लिए अपने 2 सबसे शक्तिशाली अधीनस्थों को निर्णायक रूप से जुटाया। मुझे उम्मीद है कि यह वैसा नहीं होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ, जू जुन्हे ने मन ही मन आह भरी। घर के पीछे आंगन में लौटकर मैडम जू ने चिंता से कहा, मेरे पति यान रक काफी समय से घर से बाहर हैं। क्या उनके साथ कुछ हुआ है? चिंता मत कीजिए महोदया, यान एर को कुछ नहीं होगा। जू जुन्हे कुछ परेशान था। उसका भोला भाला बेटा तो बिल्कुल बेफिक्र था, 3 महीने तक बिना कुछ कहे गायब रहा था। अब उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं उनका मूर्ख बेटा पकड़ा न जाए और उसे बंधक न बना लिया जाए, जो कि बेहद विनाशकारी होगा। जब जू जुन्हे अपने मूर्ख बेटे के बारे में चिंतित थे, तभी जुयान आधिकारिक सड़क पर घोड़े पर सवार होकर पूर्वी नदी प्रांत शहर की ओर वापस जा रहे थे। जू जुन्हे के खानदान का मूर्ख बेटा, हे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अचानक एक भयावह आवाज सुनाई दी और 2 आकृतियों ने जुयान के घोड़े का रास्ता रोक दिया। अध्याय 31। ऐसा नहीं है कि वे बहुत कमजोर हैं, मैं बस बहुत मजबूत हूँ। जुयान अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए मार्शल आर्ट की दुनिया के 2 व्यक्तियों को देख रहा था। उनकी कमर पर लंबी लंबी छुरी लटकी हुई थी, उनके चेहरों पर आश्चर्य और खुशी का मिला जुला भाव था और उनकी आंखों में एक ठंडी रहस्यमयी चमक झलक रही थी। उनके चेहरे पर विचारमग्न भाव छा गया। क्या मुझे निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह अपहरण का प्रयास है? ये सही नहीं हो सकता, मुझे पहले निशाना क्यों नहीं बनाया गया? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी सगाई अभी तक टूटी नहीं थी और क्योंकि मैं उच्च पदस्थ जनरल के घराने से जुड़ी हुई थी, इसलिए अंडरवर्ल्ड के इन लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। वह काफी समय से कुशल गुरुओं की तलाश में डोंगहे काउंटी में अकेले ही घूम रहा था। मार्शल आर्ट की दुनिया से किसी ने भी डोंगहे के सबसे धनी युवा गुरु को अगवा करने की हिम्मत नहीं की थी और अब कोई खुलेआम मुख्य सड़क पर उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। जुयान के मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि जनरल के घर के साथ उसका समझौता रद्द कर दिया गया था, जिससे शायद इन मार्शल आर्टिस्टों को उसे निशाना बनाने के लिए उकसाया गया हो, क्योंकि अब उन्हें किसी भी परिणाम का डर नहीं था। भले ही मैं अब जनरल हाउस का भावी दामाद नहीं हूं, लेकिन मेरे नाना कार्मिक मंत्री हैं। जुयान ने पुनर्विचार किया। भले ही अब उसका जनरल के घराने से कोई संबंध न हो, फिर भी वह कार्मिक मंत्री का पोता था, जो वर्तमान दरबार का एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी था। ना समझ लड़के, शांति से हमारे साथ आ जाओ। मार्शल आर्टिस्टों में से एक उछलकर खड़ा हुआ और घोड़े से जुयान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि उस समय सड़क पर कोई राहगीर नहीं था, फिर भी उन्हें किसी भी तरह की जटिलता से बचने और उसे जल्द से जल्द वहां से ले जाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। जुयान को अपने कब्जे में लेने के बाद उनके अगले कदम काफी आसान हो जाएंगे। उसने हाथ बढ़ाकर जुयान का कंधा पकड़ लिया और उसे घोड़े से नीचे खींचने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये देखकर वह हैरान रह गया कि यह किसी पहाड़ को हिलाने जैसा था। प्रतिद्वंद्वी टस से मज नहीं हुआ। ये तो बुरा हुआ। उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटने की कोशिश की, उसे अपनी गर्दन पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। देखते ही देखते उसे हवा में उठा लिया गया। तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने दी? जुयान उसे घूरती रही। ये देखकर दूसरा आदमी चौंक गया। उसने अपनी तलवार निकाली और जुयान पर झपटा, अपनी तलवार ऊपर उठाते हुए। छोड़ दो। उसकी आंखों से घातक इरादा फूट पड़ा, साथ ही क्रूरता की एक झलक भी दिखाई दी। जुयान ने उपहास किया। दूसरा हाथ तेजी से आगे बढ़ा और आती हुई तलवार को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे मजबूती से पकड़ा, ऊर्जा का एक प्रवाह उसकी बाह में दौड़ गया। थप्पड़। जैसे ही उसने तलवार को पकड़ा, खून और ऊर्जा से भरी उसकी अटूट पकड़ के नीचे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। बूम। जुयान से ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिसने तुरंत हमलावर पर हमला कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में लटका हुआ वह व्यक्ति टकराते ही फट गया। खून और मांस की बारिश होने लगी, जिससे जुयान चौंक गया क्योंकि उसकी ऊर्जा ने उसे घेर लिया था। परिणामस्वरूप जिस व्यक्ति की गर्दन उसने कसकर पकड़ रखी थी, वह ऊर्जा के प्रवाह की चपेट में आ गया और पल भर में उसका शरीर चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में भय का भाव था और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बूम। ऊर्जा की लहर तेजी से फैली और मांस और शरीर के सभी अवशेषों को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। वे बहुत ही नाजुक हैं। झाड़ियों में शव को ठिकाने लगाने के बाद जुयान सदमे में खड़ी थी। यह ऊर्जा का एक अचानक प्रवाह था और इसी के कारण वह व्यक्ति फट गया। क्या मैं बहुत मजबूत हूँ? मैं उनसे बिल्कुल अलग स्तर पर हूँ। जुयान ने गहरी सांस ली। उसका दिल उत्साह से भर उठा। ये सचमुच मार्शल आर्ट का प्रदर्शन था। वह भी ऊर्जा के क्षेत्र में ही था, लेकिन उसके पास पहले से ही इतनी भयानक शक्ति थी। मुझे अभी भी अपनी ताकत पर नियंत्रण पाने के लिए काम करने की जरूरत है। अगली बार मुझे सावधान रहना होगा। इस अनुभव से सबक लेते हुए जुयान ने अपनी यात्रा जारी रखी। इस समय सरकारी सड़क सुनसान थी। दोनों मार्शल आर्टिस्टों की हत्या की घटना किसी ने नहीं देखी थी, इसलिए जुयान निश्चिंत होकर घर लौट सकी। यानर, आखिरकार तुम घर पहुंच ही गए। मैडम जू ने खुशी से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह न तो दुबला हुआ था और न ही उसका रंग सांवला हुआ था। वह पहले से भी अधिक तंदुरुस्त लग रहा था, जिससे उन्हें राहत मिली। जब तक उसके प्यारे बेटे को कोई तकलीफ नहीं हुई थी, तब तक सब ठीक था। यानर, इस बार लौटने के बाद यूं ही इधर उधर मत भटकना, अब बाहर सुरक्षित नहीं है। मैडम जू ने चेतावनी दी। माँ, पिताजी कहाँ हैं? जुयान ने उलझन में पड़कर पूछा। जब भी वह लौटता, उसके पिता हमेशा सख्त लहजे में उपस्थित होते, उसे डांटने के लिए तैयार रहते। आज वह कहीं नजर नहीं आया। आपके पिताजी कुछ काम से गए हैं। मैडम जू ने आंखों में थोड़ी चिंता लिए जवाब दिया। माँ, क्या हमारे परिवार में कुछ घटित हुआ है? जुयान तुरंत समझ गया कि उसके परिवार के साथ कुछ घटित हुआ है। अन्यथा उनके पिता को मामलों को व्यक्तिगत रूप से संभालने की आवश्यकता नहीं होती। अपने बेटे को बाहर के खतरों का एहसास दिलाने के लिए मैडम जू ने आह भरते हुए कहा, डोंडे काउंटी में जिनान मार्ग पर अचानक डाकुओं का एक समूह प्रकट हुआ और हमारा सामान लूट लिया। अब आपके पिता सामान को दोबारा भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर सामान तय समय पर नहीं पहुंचा तो हमें 3 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। यानर, तुम्हारे पिता इन मामलों को संभाल लेंगे। तुम अभी अभी लौटे हो, भूख तो लगी ही होगी, है ना?
मैडम जू ने नौकरों को अपने प्यारे बेटे के घर लौटने पर उसके स्वागत के लिए एक भव्य भोज तैयार करने का निर्देश दिया। जूयान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और तुरंत उसके मन में एक विचार पनपने लगा। भले ही मैंने अभी अभी मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया है, लेकिन जियांगहू के शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर इन लुटेरों ने मेरे परिवार के सामान पर हमला करने की हिम्मत की तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मेरी क्षमताओं को परखने का यह एक बेहतरीन मौका है, ये देखने का कि क्या मैं अकेले ही इन सभी लुटेरों को हरा सकता हूँ। यह उनके लिए अपनी क्षमताओं को परखने के साथ साथ अपने परिवार की समस्या को हल करने का भी एक मौका था। पिछले कई वर्षों में उसने परिवार का काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था। अगर इतने बड़े लेन देन ने उसके पिता का ध्यान आकर्षित किया तो खेप निश्चित रूप से बेहद कीमती रही होगी। माँ, ये डाकू कहाँ हैं? अधिकारियों ने इन्हें खत्म करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा? जूयान ने जिज्ञासा का दिखावा करते हुए पूछा। अपने बेटे के अकेले ही डाकुओं को उखाड़ फेंकने के इरादे से अनभिज्ञ मैडम जू ने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई और कहा, वे हेइफेंग पर्वत पर हैं, डोंडोई काउंटी से लगभग 200 ली दूर, जिनान मार्ग के ठीक बगल में। जियांग पिंगशान स्वर्ग माता संप्रदाय में अराजकता को रोकने के बहाने डाकुओं को खत्म करने के लिए सेना भेजने से इनकार कर रहा है। उफ, वह बस उदासीनता से खड़ा है क्योंकि उसने शादी तोड़ दी है और अब हमारे परिवार से उसका कोई संबंध नहीं है। मैडम जू के चेहरे पर जियांग पिंगशान का जिक्र करते ही गुस्से के भाव झलकने लगे। ये सुनकर जूयान स्थिति को समझ गया। जिनान मार्ग से जा रहा यह माल निश्चित रूप से ची देश की राजधानी की ओर जा रहा था और उन डाकुओं ने इसे लूटने की हिम्मत की। जरूर इसमें कुछ और भी रहस्य छिपा था, लेकिन जूयान को इसकी परवाह नहीं थी। वह तो बस अपनी क्षमताओं को परखना और डाकुओं को उखाड़ फेंकना चाहता था। माँ, अचानक कुछ काम आ गया, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। यानर, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, मैडम जू ने चिंता से कहा। जूयान ने अस्तबल से एक घोड़ा निकाला और फिर सीधे शहर से दूर निकल गया। मुझे ठीक अंधेरा होने के समय ही हेइफेंग पर्वत पर पहुंचना चाहिए, बिल्कुल सही समय। जूयान ने उत्साहपूर्वक सोचा। हेइफेंग पर्वत पर मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह इकट्ठा हुआ था जो शू परिवार के सामान को लूटने की योजना पर चर्चा कर रहा था। नेता एक तगड़ा आदमी था जिसकी छाती पर घने बाल थे और कमर तक का हिस्सा खुला था। उसके बगल में जमीन में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी गड़ी हुई थी और उसने गहरी आवाज में कहा, यह मिशन सफल होना ही चाहिए। जू जुन्हें एक दुर्जय व्यक्ति है जो पहले ही एक खेप खो चुका है, वह निश्चित रूप से सतर्क होगा। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। चिंता मत करो डाक बेयर, जब तक जियांग पिंगशान सेना नहीं भेजता, चाहे जू जुन्हें कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह माल की खेप को सुरक्षित नहीं कर सकता। सही तभी एक आकृति प्रकट हुई जो भयंकर आभा से घिरी हुई थी और उग्रता से पहाड़ पर चढ़ते हुए बोली, अगर तुम मेरे परिवार की संपत्ति चाहते हो तो हम देखेंगे कि क्या तुम उसे लेने में सक्षम हो। अध्याय 32 हिंसा द्वारा शत्रुओं को मारने की विधि। अध्याय 32। वहाँ कौन है? भालू सरदार क्रोध से दहाड़ा, अपने बगल में पड़ी बड़ी छुरी निकाली और अचानक प्रकट हुई आकृति की ओर घूरने लगा। एक नज़र में ही उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। उस प्रचंड ऊर्जा को देखकर भय उत्पन्न होता था। ये जू जुन्हे का बेवकूफ़ बेटा है, एक डाकू ने घबराकर चिल्लाया। बाकी लोग दहशत में थे क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि जू जुन्हे का मूर्ख बेटा इधर उधर घूम रहा है और असली मार्शल आर्ट सीखने के लिए किसी गुप्त उच्च श्रेणी के गुरु की तलाश कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सफल हो गया हो? आक्रमण करना। भालू का सरदार क्रोध से दहाड़ा, उसका शरीर उछलकर आगे बढ़ा और वह जूयान की ओर दौड़ पड़ा। उसे मार डालो, वह अकेला है। 100 से अधिक डाकुओं में से सबसे कमजोर डाकू भी साधारण जियांगहू स्तर का था, जबकि मुख्य डाकू खुद लगभग अजेय विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि लगभग 20 उच्च श्रेणी के विशेषज्ञ भी मौजूद थे। उनमें से हर एक व्यक्ति अपने चाकू, भाले, छिपे हुए हथियारों आदि के साथ जूयान की ओर दौड़ पड़ा। चलो भी। रोमांचित और उत्साहित होकर जूयान ने एक दहाड़ लगाई और उसके शरीर से 10 झांक की ऊर्जा का प्रवाह हुआ और वह सीधे आगे की ओर दौड़ पड़ा। 10 झांक रक्त की व्यापक शक्ति के साथ जूयान के प्रत्येक मुक्के और लात में भारी क्षति पहुंचाई, जिससे डाकुओं का गिरोह पल भर में कुचल गया और भारी संख्या में लोग हताहत हुए। एक ही मुक्के से मुख्य भालू के टुकड़े टुकड़े हो गए। चारों ओर खून और मांस बिखरा हुआ था, जिससे बचे हुए डाकू दहशत में आ गए थे। दौड़ना, ये किस तरह का उच्च स्तरीय विशेषज्ञ था? ये बेहद डरावना था। इनके पास जाना भी नामुमकिन था, इन्हें तुरंत मार डालना तो दूर की बात थी। बचे हुए डाकू बुरी तरह भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अगर आपको लगता है कि आप दौड़ सकते हैं तो दोबारा सोचिए। जूयान ने ठंडी सांस ली और तुरंत उनके पीछे चली गई। मास्टर ने कहा, मुझे चुपचाप रहना होगा। अगर मैं सबको मार दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने ऐसा किया है और मेरा भेद भी नहीं खुलेगा। यही तो चुपचाप रहने का तरीका है। ये लड़ाई एक तरफा थी। दरअसल ये सिर्फ बल प्रयोग का मामला था। हर एक डाकू मारा गया, किसी को भी बख्शा नहीं गया। ब्लैकविंड माउंटेन की पूरी छानबीन करने के बाद भी उसे अपने परिवार के खोए हुए सामान का कोई सुराग नहीं मिला, और न ही वहां कोई छिपे हुए डाकू थे। इस समय पहाड़ पर खड़े होकर बिखरे हुए अंगों और कटे हुए हाथों को देखते हुए जूयान की बाहें कसकर सिकुड़ गईं। हाँ, मैं बलवान हूँ, लेकिन केवल शारीरिक बल का प्रयोग करके। ठीक वैसे ही जैसे समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी के सामने शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। मुझे किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट नहीं आती, बस शारीरिक शक्ति का ज्ञान है। इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे गुरु से मार्गदर्शन अवश्य मांगना होगा। इसी विचार को मन में लिए जूयान रात के अंधेरे में पहाड़ से नीचे तेजी से उतरी और डोंडोहे प्रांत के शहर की ओर लौट गई। जूयान के चले जाने के बाद लीजुआन ने सहज क्षेत्र के लिए अपने सैद्धांतिक प्रशिक्षण ढांचे को देखा और यह सुनिश्चित करने के लिए इसे सावधानीपूर्वक परिष्कृत किया कि कुछ भी छूटा न हो जब तक कि इसे क्यूई ब्लड क्षेत्र से जोड़ा जा सके। तभी जाकर उन्हें आखिरकार मन की शांति मिली। बस उस अवसर की प्रतीक्षा करो जब तुम शूयान को सहज ज्ञान स्तर की साधना विधि सिखा सको। बेशक खेतीबाड़ी जैसे बोझिल काम को उनके शिष्य पर छोड़ देना चाहिए और वह अपने श्रम का फल भोगेंगे। उसे बस एक मोटा मोटा साधना तरीका, साथ ही साथ चरण, साधना ढांचा और बुनियादी सिद्धांत तैयार करने की जरूरत थी। ये संभव हो पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से उनके शिष्य जूयान पर निर्भर था।
मुझे भी जल्द ही इस जगह को छोड़ देना चाहिए। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से इस छोटे से गांव में ही फंसा हुआ हूँ। ये सचमुच दयनीय है। ली जुबान ने आह भरी और विलाप किया, अपना सामान इकट्ठा करते हुए। मैं बस जुयान के लौटने का इंतजार कर रहा था, फिर वह चलना शुरू कर देगा। कुछ और करने को न होने के कारण ली जुबान छोटे से गांव में घूमने निकल पड़ा। ये कहना गलत नहीं होगा कि नज़ारा बिल्कुल भी बुरा नहीं था और गुमनाम जीवन जीने के लिए बेहद उपयुक्त था। कुछ देर घूमने के बाद वह घर लौट आया। मेरे शिष्य के बिना मुझे खुद खाना बनाना पड़ता है, ये थोड़ा असुविधाजनक है। ली जुबान ने आह भरी। जब लोग सेवा प्राप्त करने के आदी हो जाते हैं और अचानक उन्हें सेवा देने वाला कोई नहीं होता है तो वे असहज महसूस करने लगते हैं। आपके शिष्य ने डाकुओं के अड्डे को बेरहमी से कुचल दिया। दुश्मनों को मारने के आपके क्रूर तरीके ने बड़ी सफलता हासिल की है। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी और उसे तुरंत दुश्मनों को बेरहमी से मारने का तरीका समझ में आ गया। ली जुबान स्तब्ध रह गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसने अनगिनत क्रूर हत्याएं की हों और हिंसक हत्या की कला में शीघ्र ही महारत हासिल कर ली हो। मेरे मूर्ख शिष्य ने क्या कर दिया? क्या उसने पहाड़ी डाकुओं के अड्डे का सफाया कर दिया? ली जुबान अचंभित रह गई। क्या उसका मूर्ख शिष्य सचमुच इतना साहसी था? इसके अलावा बाहरी दुनिया की युद्ध शक्ति क्या वास्तव में इतनी कम है? लेकिन जू यान, जिसने अभी अभी रक्त ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया था, ने अकेले ही पहाड़ी डाकुओं के पूरे गिरोह का सफाया कर दिया। पर्वतीय डाकुओं की ताकत बहुत कम थी, बहुत हिंसक और क्रूर। ऐसा लगता है कि वह दुश्मनों को मारने के लिए पूरी तरह से शारीरिक बल पर निर्भर है। ली जुबान को प्रतिक्रिया मिली, बेरहमी से हत्या करने में महारत हासिल। दरअसल हमला करने और धक्का मुक्की करने के लिए पूरी तरह से शारीरिक बल का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसमें किसी भी प्रकार के युद्ध कौशल का कोई स्थान नहीं था। इस क्षण ली जुबान को एहसास हुआ कि वह साधना तकनीकों को बनाने में इतना मग्न था कि वह मार्शल कौशल के बारे में भूल ही गया था। केवल शारीरिक शक्ति के बल पर कोई व्यक्ति कुशल मार्शल आर्टिस्ट कैसे माना जा सकता है? नहीं, मुझे कुछ ऐसी युद्धकला तकनीकें विकसित करनी होंगी जो उसकी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। मेरे मूर्ख शिष्य ने इस बार अपनी ताकत के बल पर पहाड़ी डाकुओं का सफाया कर दिया है। उसे यह बात समझ लेनी चाहिए थी। वह निश्चित रूप से लौटने पर मुझसे युद्ध कला सिखाने के लिए कहेगा। मुझे पहले से ही तैयार रहना होगा। ली जुबान अचानक संकट में पड़ गई। वह युद्ध कौशल कैसे विकसित करेगा? उसे पता ही नहीं था कि कैसे करना है। इसके अलावा उसके पास व्यावहारिक युद्ध कौशल का कोई अनुभव भी नहीं था। खेती की तकनीकें बनाना अपेक्षाकृत आसान प्रतीत होता था क्योंकि वे अभ्यास के लिए बनाई गई थी, न कि किसी दुश्मन से लड़ने के लिए। कितनी परेशानी वाली बात है। ली जुबान के चेहरे पर दुख के भाव थे। मुझे सोचने दीजिए, क्या मुझे अपने शिष्य को हथेली की तकनीकें सिखानी चाहिए? 6 शिराओं वाली दिव्य तलवार तकनीक, तथागत हथेली, अरहत मुट्ठी, मैं इन तकनीकों को कैसे बनाऊं? मुझे तो मुट्ठी और हथेली की सारी तकनीकें भी नहीं पता। इस समय ली जुबान कुछ परेशान थी। नहीं, मैं इसे गलत तरीके से देख रहा हूँ। ये सभी तकनीकें शिष्य की समझ के लिए हैं। मैं तकनीकों पर ध्यान क्यों दे रहा हूँ? मेरी मार्शल आर्ट रचना में रक्त ऊर्जा, सहज सच्ची ऊर्जा और अन्य का उपयोग, शत्रुओं से लड़ना, रक्त ऊर्जा और सच्ची ऊर्जा के अनुप्रयोग से अधिक कुछ नहीं है। मुझे बस इतना करना है कि अपने शिष्य को मार्शल आर्ट का मंत्र और मूल सिद्धांत बता दूं। मैं उसे इन्हें समझने दूंगा। ली जुबान के मन में एक विचार कौंधा और उसने तुरंत यह समझ लिया कि उसे मार्शल आर्ट कौशल और साधना तकनीकें जू यान को कैसे सिखानी चाहिए। शुरुआत में बहुत कठिन मत बनाओ, क्योंकि यह मार्शल आर्ट है, इसलिए हथेली की तकनीकों को अभी छोड़ दो। लेकिन इसे थोड़ा और उन्नत बनाओ ताकि उसकी ताकत बढ़ने के साथ साथ वह इसमें सुधार कर सके। उसे भूमि स्थानांतरण तकनीकों की भी आवश्यकता है ना? और उसे तलवारबाजी आनी चाहिए, है ना? नहीं, तलवारबाजी के बजाय मैं उसे तलवारबाजी का ज्ञान दूंगा। ये कारगर होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा शिष्य कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। ली जुबान के मन में एक सामान्य विचार था, मार्शल आर्ट कौशल और इसी तरह की साधना तकनीकों को कैसे विकसित किया जाए और उन्हें जू यान को कैसे हस्तांतरित किया जाए। जब मेरी रक्त ऊर्जा पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच जाएगी और मेरी ताकत अपने समकक्षों से 100 गुना अधिक होगी, तो केवल नकल करने मात्र से ही जो शक्ति प्रकट होगी वह मेरे शिष्य को चौंकाने के लिए पर्याप्त होगी। तो फिर उसे बेवकूफ़ बनाने का कोई बहाना ढूंढ लो, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचते हुए ली जुबान गांव के बाहर पहुंच गया। बूम! रक्त ऊर्जा का 100 फीट ऊंचा प्रवाह आकाश में उठता हुआ देखने में भयावह। दोनों हाथों को लहराते हुए एक के बाद एक हथेली से थप्पड़ मारते हुए 100 फीट लंबी रक्त ऊर्जा बाढ़ की तरह बह रही थी, जो उसकी हथेली के घूमने और चक्कर लगाने के साथ साथ बह रही थी। हालांकि इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं था और ऐसा लग रहा था कि यह केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर है। इसके अलावा 2 झूलते हुए ताड़ के पेड़ों के बीच का वातावरण कुछ हद तक अव्यवस्थित भी प्रतीत हो रहा था। हालांकि 100 फीट रक्त ऊर्जा के परिणामस्वरूप उत्पन्न बाढ़ में एक चौंकाने वाली गति और उतनी ही चौंकाने वाली शक्ति थी। अपनी इस भयानक रक्त शक्ति से ही यह पूरी सेना को पराजित कर सकता है। हथेली की तकनीक थोड़ी अव्यवस्थित लगती है, ये बिना नियमों के, बिना किसी कौशल के, बस मनमाने ढंग से प्रहार करने जैसी दिखती है। ये ठीक नहीं है, भले ही शिष्य को मूर्ख बनाने के लिए ही क्यों न हो, कुछ नियम तो होने ही चाहिए। ली जुबान गहरी सोच में डूबी हुई भौहें सिकोड़कर फिर एक के बाद एक हथेलियों से थपथपाने लगी ताकि उसकी हरकतें अधिक व्यवस्थित लगें, कम से कम इतनी अव्यवस्थित न दिखें। अध्याय 33। हे शिष्य, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अवरोही ड्रैगन पाम। बूम! एक ही हथेली के प्रहार से ली जुबान की जीवन शक्ति एक प्रचंड धारा में परिवर्तित हो गई और कुछ दर्जन गज दूर एक पेड़ पर जा गिरी। आदमी की जांघ जितनी मोटी, वह पेड़ प्रहार से तुरंत चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए। ये शक्ति काफी प्रभावशाली है, लेकिन ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म कर देती है। वास्तव में केवल शारीरिक बल पर निर्भर रहना समाधान नहीं है। यदि समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े तो निश्चित रूप से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हथेली की इस तकनीक का मुझे कुछ अंदाजा तो है, मुझे बस इसके लिए कुछ स्मरणीय मंत्र तैयार करने हैं और उन्हें जू यान को सिखाना है। ली जुबान ने राहत की सांस ली। लेकिन गति तकनीक के बारे में क्या?
मैं इसे कैसे सिखाऊं? मुझे स्वयं इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं इसे अपने शिष्य को कैसे प्रदर्शित करूं? केवल बल प्रयोग करने से गति तकनीक की जटिलता प्रदर्शित नहीं होगी। उस मूवमेंट तकनीक के बारे में सोचते ही ली जुबान का सिर फिर से दुखने लगा। क्या मैंने बहुत आगे की सोच ली? मुझे अपने शिष्य को ये क्यों दिखाना है? मैं उसे केवल स्मरणीय मंत्र दे सकता हूँ, उसे सैद्धांतिक ढांचा प्रदान कर सकता हूँ और उसे इसे स्वयं समझने दे सकता हूँ, है ना? इस अचानक एहसास के साथ ही ली जुबान के पास एक योजना तैयार थी। उसने गांव के बाहर एक समतल जमीन का टुकड़ा चुना। 8 आरेखों को पुनः कैसे बनाया जाता है? ली जुबान को पिछले जन्म में देखे गए अष्टकोण का पैटर्न याद आया और अपनी बांह को घुमाते हुए उसकी जीवन शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे उसने जमीन पर वह पैटर्न बना दिया। ऐसा लगता है कि यह कुछ इस तरह है। जमीन पर बने 8 आरेखों को देखकर ली जुबान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जब जूयान वापस आ जाएगा तो वह उसे यहीं पर चाल चलन की तकनीक का अभ्यास करवाएगा। इस बीच वह उसे अष्टम आकृतियों पर विचार करने देगा। कौन जाने, शायद उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाए। सब कुछ तैयार था, बस अपने शिष्य जूयान के लौटने का इंतजार था। ली जुबान अब पूरी तरह से निश्चिंत थी। जूयान घर से निकलने के 10 दिन से भी कम समय में लौट आया। डाकुओं के खिलाफ अपनी शक्ति का अनाड़ी प्रदर्शन करने के बाद अपनी युद्धकला कौशल की कमी से अवगत होकर जूयान घर पर नहीं रुका और जल्दी से वापस लौट गया। मालिक, जूयान ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और सोचने लगा कि अपने गुरु से मार्शल आर्ट सीखने के विषय पर कैसे चर्चा शुरू की जाए। ली जुबान ने सिर हिलाया और उठकर गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। तुम सही समय पर वापस आए हो, मेरे साथ आओ। अपने शिष्य के पूछने से पहले ही उन्होंने उसे मार्शल आर्ट की साधना तकनीक सिखाने का फैसला कर लिया, जो उनकी असाधारण दूरदर्शिता को दर्शाता है। हाँ मास्टर, जूयान असमंजस में था, सोच रहा था कि उसका गुरु उसे क्या करने का निर्देश दे रहा है। वे गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचे। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए गुरु ने कहना शुरू किया, मेरे शिष्य, यद्यपि तुमने मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, फिर भी तुम अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करना और उसे नियंत्रित करना नहीं जानते, न ही शत्रु का सामना करना जानते हो। मार्शल आर्ट सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट जितना मजबूत होता है, उसके मार्शल कौशल और दिव्य कौशल उतने ही असाधारण और शक्तिशाली होते हैं। ये सुनकर जूयान रोमांचित हो गया। क्या मेरे गुरु मुझे कुछ युद्ध कौशल और दैवीय शक्तियां प्रदान करने वाले हैं? मैं आखिरकार सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहने वाला एक क्रूर प्राणी नहीं रहूंगा। ली जुबान ने अपने भोले भले शिष्य की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, आज मैं तुम्हें अवरोही ड्रैगन पाम सिखाऊंगा। यह एक मार्शल कला और एक दिव्य शक्ति दोनों है। तुम्हारा स्तर जितना ऊंचा होगा, तुम्हारी समझ उतनी ही गहरी होगी और यह उतना ही शक्तिशाली होगा। चूंकि यह मार्शल आर्ट का हिस्सा था, इसलिए ली जुबान मूल रूप से इसका नाम 18 अवरोही ड्रैगन पाम रखना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि इसे उसके शिष्य की समझ सीमित हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम अवरोही ड्रैगन पाम रख दिया। नाम महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण तो इसकी शक्ति थी। इसके अलावा उनकी योजना ये थी कि शिष्य की प्रगति के साथ साथ डिसेंडिंग ड्रैगन पाम भी विकसित हो जाए और एक शक्तिशाली दिव्य मार्शल कौशल बन जाए। ये सफल होगा या नहीं, ये पूरी तरह से उनके शिष्य की समझ पर निर्भर करता था। डिसेंडिंग ड्रैगन पाम, जूयान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धन्यवाद गुरुजी। ड्रैगन एक पौराणिक प्राणी है जिसके पास अपार शक्ति और दिव्य कौशल हैं। मेरे शिष्य, क्या तुम समझते हो? ली जुबान ने अपना व्याख्यान शुरू किया। गुरुजी, मैंने एक पुरानी किताब में सच्चे ड्रैगन की कथा पढ़ी थी। उसमें उसे सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया था, जो अपनी गतिविधियों से तूफान और गरज उत्पन्न करता था, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठते थे। जूयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, क्या इस दुनिया में भी ड्रैगन की कहानियां हैं? मुझे आश्चर्य है कि जूयान ने जो किताब पढ़ी वह मनगढ़ंत कहानी थी या इस दुनिया में घटी वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी। ली जुबान एक पल के लिए अचंभित रह गई। चूंकि इस दुनिया में ड्रैगन की किंवदंतियां भी मौजूद हैं और जूयान ने इससे संबंधित पौराणिक कहानियां भी पढ़ी हैं, इसलिए चीजें काफी सरल होंगी। गुरुजी, क्या सचमुच इस दुनिया में असली ड्रैगन मौजूद हैं? जूयान ने उत्साह और जिज्ञासा से पूछा। यह आपकी वर्तमान पहुंच से बहुत दूर है, चाहे वे मौजूद हो या नहीं। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। ली जुबान स्वाभाविक रूप से ऐसे सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं देंगे। हाँ मास्टर, जूयान ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। अच्छा, मैं तुम्हें अवरोही ड्रैगन पाम सिखाऊंगा। अवरोही ड्रैगन, नाम से ही तुम्हें इसकी शक्ति का अंदाजा हो जाना चाहिए। मैं समझ गया गुरुजी। ध्यान से देखें। ली जुबान के बोलते ही उसने अपना हाथ उठाया और हथेली से प्रहार किया। बूम! उस शक्तिशाली जीवन शक्ति ने, जो भयावह रूप से शक्तिशाली थी, दर्जनों फीट दूर स्थित एक पेड़ को पल भर में चकनाचूर कर दिया, जो एक इंसान की जांघ जितना मोटा था। जूयान अवाक रह गई। क्या डिसेंडिंग ड्रैगन पाम की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक थी? ली जुबान उसकी प्रतिक्रिया से बेहद संतुष्ट था। उसने अपना हाथ पीछे खींचकर अपनी पीठ के पीछे रख लिया और शेखी बघारते हुए कहा, यह वह शक्ति है जो अवरोही ड्रैगन पाम जीवन ऊर्जा साधना के प्रवेश स्तर पर प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि मैंने प्रदर्शन करते समय अवरोही ड्रैगन पाम शैली का उपयोग नहीं किया, ताकि अवरोही ड्रैगन पाम के सही अर्थ को समझने में आपको कोई बाधा न आए। जूयान ने सम्मानपूर्वक सुना। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था, जो उसकी आंतरिक बेचैनी को दर्शाता था। प्राण ऊर्जा साधना के प्रारंभिक चरण में गुरु द्वारा किए गए एक साधारण से हथेली के प्रहार में भी इतनी भयानक शक्ति हो सकती है, और उन्होंने अवरोही ड्रैगन पाम का रूप भी इस्तेमाल नहीं किया। अवरोही ड्रैगन पाम वास्तव में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। गंभीर भाव से ली जुबान ने अवरोही ड्रैगन हथेली के बारे में समझाना शुरू किया। अवरोही ड्रैगन हथेली की एक ही प्रहार से ड्रैगन के आकार की हथेली की शक्ति निकलती है। आप इसे जितना गहराई से समझेंगे, उतनी ही अधिक वास्तविक ड्रैगन हथेली की शक्ति आप प्रहार करने में सक्षम होंगे। फिर उन्होंने सहजता से कुछ हथेलियां हिलाईं और अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, मैंने तुम्हें असली ड्रैगन पाम की शक्ति का प्रदर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अवरोही ड्रैगन पाम के प्रभाव में फंस जाओ। एक बार तुम इसमें फंस गए तो तुम अपने स्वयं के अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी छाया में बंधे रहो। मार्शल पथ अनंत है और मुझे आशा है कि तुम अपने सच्चे उद्देश्य को विकसित कर पाओगे। क्या तुम समझ रहे हो? मैं ये सब सचमुच तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ।
मैंने ड्रैगन के आकार की हथेली की ताकत का प्रदर्शन न कर पाने के कारण प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ली जुबान गंभीर दिख रही थी। जुयान मन ही मन भावुक हो गया। गुरुजी सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करके वे न केवल मुझे अपनी मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, बल्कि मुझसे बड़ी उम्मीदें भी रख रहे हैं। उन्हें आशा है कि मैं अपने मार्शल पथ के सच्चे उद्देश्य को विकसित करूंगा, और न तो गुरु की छाया में रहना, न ही जीवन भर उनसे आगे निकल पाना। उसकी आंखें भावनाओं से लाल हो गईं और उसने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। बहुत बढ़िया। यह अवरोही ड्रैगन पाम मार्शल आर्ट की उन तकनीकों की तरह जो मैंने आपको सिखाई हैं, बाहरी रूप पर नहीं बल्कि समझ और सच्चे इरादे पर जोर देती है। आपको इसके वास्तविक सार को समझना और महसूस करना होगा। जब आप एक साथ 18 वास्तविक ड्रैगन पाम बलों पर प्रहार कर सकते हैं, तो आप खुद को प्रारंभिक प्रगति करने वाला मान सकते हैं। ली जुबान ने अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर धैर्यपूर्वक अपने शिष्य को सलाह दी, जिसमें उन्होंने समझ और सच्चे इरादे के महत्व पर जोर दिया और कहा कि अभी अभी दिखाए गए कुछ हथेली के वारों पर ज्यादा ध्यान न दें। उन्हें अवरोही ड्रैगन पाम के सैद्धांतिक ढांचे से अपनी समझ विकसित करनी चाहिए। जी गुरुजी, मैं समझ गया। जुयान ने सिर हिलाया। लिक्सुआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अवरोही ड्रैगन पाम के गड़े हुए मंत्र सिखाने से पहले उन्होंने पूछा, मेरे शिष्य, क्या तुम्हारे कोई प्रश्न है? यह एक नियमित पूछताछ थी। अपने उपदेश समाप्त करने के बाद वह हमेशा ये पूछते थे कि क्या शिष्य के मन में कोई प्रश्न है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जुयान ने अपनी बात रखी। बोलना। गुरुजी, चूंकि अवरोही ड्रैगन पाम का अर्थ ड्रैगन से नीचे उतरना है, तो हम ड्रैगन के आकार की हथेली की ताकतों से प्रहार क्यों करते हैं? जुयान ने हैरानी भरी नजरों से पूछा। ली जुबान। अध्याय 34 जुयान, अवरोही ड्रैगन पाम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ली जुबान को कभी उम्मीद नहीं थी कि जुयान ऐसा सवाल पूछेगी। वह केवल इतना ही कह सका कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस व्यक्ति की, जिसने कृत्रिम साधना तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित किया है, सोचने का तरीका और ध्यान आम लोगों से अलग है। लेकिन यह सवाल उन्हें हैरान नहीं करेगा। उसी क्षण उसने संतुष्टि भरी नजर से जुयान की ओर देखा। उसका चेहरा अपने शिष्य के प्रति संतोष से भरा हुआ था। मेरे प्रिय शिष्य, इस समय ये प्रश्न पूछने की आपकी क्षमता ये दर्शाती है कि आपके पास स्वीकार्य स्तर की समझ है और आपने अवरोही ड्रैगन पाम के सिद्धांतों की झलक पहले ही देखनी शुरू कर दी है। एक कहावत है कि जहर का मुकाबला जहर से करो। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? डिसेंडिंग ड्रैगन पाम बिल्कुल इसी तरह है, जिसमें एक ड्रैगन को वश में करने के लिए दूसरे ड्रैगन का उपयोग किया जाता है। ड्रैगन श्रेष्ठ दिव्य प्राणी हैं जो जन्मजात दिव्य कौशल से संपन्न होते हैं। उन्हें वश में करना इतना आसान कैसे हो सकता है? यह अवरोही ड्रैगन पाम, जो एक ड्रैगन को वश में करने के लिए दूसरे ड्रैगन का उपयोग करता है, न केवल ड्रैगन के शरीर पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि ड्रैगन के हृदय पर भी विजय प्राप्त करता है। उसके शरीर और उसकी इच्छाशक्ति दोनों पर हमला करता है। ली जुबान बोलते बोलते ही और भी नए नए विचार करने लगा। क्या अजगर के शरीर के साथ साथ उसके हृदय को भी वश में करना, उसके शरीर और उसकी इच्छाशक्ति दोनों पर आक्रमण करना संभव है? जुयान का दिल बुरी तरह कांप उठा। उसे लगा कि डिसेंडिंग ड्रैगन पाम वाकई रहस्यमय और अप्रत्याशित है। हालांकि वह अभी तक स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाया है कि शरीर और हृदय पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, शरीर और इच्छाशक्ति पर कैसे आक्रमण किया जाए, फिर भी अवरोही ड्रैगन पाम के प्रति उसका विस्मय कम नहीं होता है। उसका दिल बेतहाशा उत्साहित था। मुझे अवरोही ड्रैगन हथेली में महारत हासिल करनी ही होगी। अगर कभी मेरा सामना किसी असली ड्रैगन से हुआ, तो मैं इस हथेली का इस्तेमाल करके उसे वश में कर लूंगा। गुरुजी, मैं समझ गया। मैं अवरोही ड्रैगन पाम में अवश्य महारत हासिल करूंगा। मैं अवरोही ड्रैगन पाम का सही अर्थ अवश्य समझूंगा। जुयान ने दृढ़ता से कहा। मुझे तुम पर भरोसा है। ली जुबान को बहुत राहत मिली। शिष्य, अवरोही ड्रैगन पाम की निर्धारित विधि को अच्छी तरह याद रखना। हे शिष्य, अवरोही ड्रैगन पाम का असली अर्थ इसी में निहित है। यदि तुम इसे थोड़ा भी समझ लो तो अवरोही ड्रैगन पाम सीख सकते हो। यदि तुम इसका सही अर्थ समझ जाओगे तो यह मार्शल आर्ट का एक दिव्य कौशल होगा। डिसेंडिंग ड्रैगन पाम बनाने के लिए ली जुबान को काफी दिमाग खपाना पड़ा और कुछ वाक्यांशों का आविष्कार करना पड़ा। ये कारगर होगा या नहीं, ये तो खुद जुयान पर निर्भर करता है। शिष्य इसे अपने हृदय में अवश्य याद रखेगा। जुयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। अच्छी तरह से सुनो, ली जुबान ने गंभीरता से कहा। ड्रैगन के पास दिव्य शक्तियां होती हैं जो स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। उनके कार्य संसार पर प्रभुत्व जमाते हैं। उनका क्रोध आकाश और पृथ्वी को हिला देता है। क्रोधित होने पर वे तूफान लाते हैं, छिपने पर वे कोई निशान नहीं छोड़ते। हजारों मील तक प्रहार करने वाले, अत्यंत ऊर्जावान और शक्तिशाली, कोई भी उनका प्रतिरोध नहीं कर सकता। पानी की तरह लचीले, अप्रत्याशित, इच्छा से आज्ञा पालन और अवज्ञा दोनों कर सकते हैं। जुयान ने ये वाक्य बुदबुदाया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं, मानो अचानक उसके मन में कोई प्रेरणा कौंध गई हो। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसने कुछ समझ लिया है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाया। आओ मेरा पीछा करो। ली जुबान अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए उस समतल क्षेत्र की ओर चल पड़ा जहां अष्टकोणीय आकृतियां बनी हुई थीं। हाँ मास्टर। जुयान आदरपूर्वक उनके पीछे पीछे चली। क्या आप इसे देख रहे हैं? ये 8 आरेख हैं। ली जुबान ने जमीन पर बने अष्टकोणीय आरेखों की ओर इशारा करते हुए कहा। कियान, कुन, जेन, जून, कान, ली, जेन, डुई। ली जुबान ने जुयान को 8 आरेखों के बारे में वह सारा ज्ञान समझाया जो उसे याद था, और साथ ही साथ कुछ ऐसे सिद्धांत भी गढ़े जो रहस्यमय और प्रभावशाली प्रतीत होते थे। 8 आकृतियों के रहस्यमय और अंतहीन परिवर्तन आप कितना समझ सकते हैं, कितना जान सकते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है। गति, तकनीक, चरण आदि सभी को 8 आकृतियों से समझा जा सकता है। द्वार में प्रवेश करने के बाद साधना व्यक्ति पर निर्भर करती है। आपको क्षणिक प्रेरणा को ग्रहण करने में निपुण होना चाहिए। आज मैं आपको अवरोही ड्रैगन पाम की समझ और अष्टांग आरेखों की सूक्ष्मता का ज्ञान प्रदान करूंगा ताकि आप गहन चिंतन कर सकें। समझाने के बाद ली जुबान ने गंभीर स्वर में बात की। जी हाँ स्वामी जी, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। जुयान ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। इस समय उसके मन में केवल अष्टांग आरेखों से संबंधित सिद्धांत ही घूम रहे थे। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही यह रहस्यमय प्रतीत होता। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह इसे लगातार अनुभव करता रह सकता है।
ये सर्वोच्च मार्शल आर्ट है। जूयान मन ही मन उत्साह से सोचने लगा। आप अपने अभ्यास का समय खुद तय कर सकते हैं। मुर्गियों के लिए खाना बनाना और उन्हें खिलाना दिन में एक बार किया जा सकता है। ली जुबान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, उसे शिष्य को अभ्यास करने के लिए अधिक समय देना चाहिए, बजाय इसके कि वह मुर्गियों को खिलाने, खेती करने और खाना पकाने में समय बर्बाद करे। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर वे कई दिनों तक कुछ खाएं पिए भी नहीं तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। दिन में एक बार भोजन करना पर्याप्त है। हाँ, शिष्य समझ गया। जूयान ने आदरपूर्वक कहा, हम अच्छे से अभ्यास करो। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए ली जुबान इत्मीनान से टहलते हुए चला गया। वह गांव लौट आया और एक बड़े पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। ली जुबान ने आह भरी और सोचने लगा कि क्या उसका शिष्य अपनी साधना में सफल होगा। उसने अपनी चेतना को एकाग्र किया और अपनी सुनहरी उंगली की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गोल्डन फिंगर तभी प्रकट होती थी जब जूयान अपनी साधना में कोई महत्वपूर्ण प्रगति करता था और उसे प्रतिक्रिया प्राप्त होती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी शक्ति इतनी कम हो कि मैं सक्रिय रूप से गोल्डन फिंगर को न देख पाऊं? ली जुबान मन ही मन सोच रही थी। गोल्डन फिंगर का कार्य मेरे द्वारा सृजित साधना तकनीक को सैद्धांतिक रूप से सफल बनाना होना चाहिए। बेशक कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि साधक में बोध कौशल की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे इस नासमझ शिष्य जूयान में कमियों को भरने की प्रबल क्षमता है और उसकी समझने की क्षमता उत्कृष्ट है, इसलिए वह अपने साधना प्रशिक्षण में सफल हो सका। मेरी स्वर्णिम उंगली तब सक्रिय हो जानी चाहिए थी जब जूयान ने सफलतापूर्वक यादृच्छिक तकनीक एक का अभ्यास किया था। जूयान, इस असाधारण प्राणी का धन्यवाद जिसने मुझे अपना गुरु माना, अन्यथा मैं इस छोटे से गांव में फंसा रहता, कहीं भी जाने में असमर्थ। ली जुबान ने मन ही मन आह भरी। जूयान को शिष्य बनाना वास्तव में एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय था। जूयान ने अष्टांग आरेखों का अनुसरण करते हुए एक वृत्त पूरा किया और गहन चिंतन में लीन हो गया। उसके मन में अस्पष्ट विचार कौंध रहे थे, लेकिन वह उन्हें ठोस रूप से व्यक्त करने में असमर्थ था। मैं अब साधना के लिए कुछ समय निकालूंगा। मैं सुबह अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास करूंगा और दोपहर में अष्टांग आरेखों पर ध्यान लगाऊंगा। आज मैं डिसेंडिंग ड्रैगन पाम ट्रेनिंग से शुरुआत करूंगा। जूयान मन ही मन सोचता हुआ उस पहाड़ी पर लौट आया जहां उसके गुरु ने उसे अवरोही ड्रैगन पाम सिखाया था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जोर से अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी ऊर्जा और रक्त एक जलती हुई धारा की तरह फूट पड़े, मानो अपने रास्ते में आने वाली हवा को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हों। ये सही नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी ची और रक्त की शक्ति है, असली ड्रैगन पाम की शक्ति नहीं। जूयान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और गहरी सोच में डूब गया। वह बार बार अपने मन में अवरोही ड्रैगन पाम के मंत्र पर विचार करता रहा। ड्रैगन के पास दिव्य कौशल है और ड्रैगन की शक्ति स्वाभाविक रूप से अजेय है। अजेय होने के लिए व्यक्ति को उग्र और बलवान होना चाहिए और एक ही क्षण में शक्ति केंद्रित करनी चाहिए। मेरी क्षमता अभी सीमित है, मुझे बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, इसलिए मुझे अपनी उम्मीदें कम कर लेनी चाहिए। मैं दिव्य कौशल वाला अजगर किसी अजगर के दिव्य कौशल के समान हथेली की ताकत कैसे प्रदर्शित कर सकता हूँ? जूयान गहन चिंतन की अवस्था में लीन हो गई और बाकी सब कुछ भूल गई। उस क्षण सच्चे ड्रैगन के बारे में पौराणिक कहानियों और उसके चित्रों की छवियां उसके मन में उभर आईं। पल भर में ही उसे एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो गया। टकराना, उसकी हथेली में ऊर्जा और रक्त का संचय हुआ। वे एक दूसरे से दब गए, संघनित हो गए और फिर एक शक्तिशाली हथेली के प्रहार के साथ बाहर निकल गए। रक्त और ऊर्जा की एक लहर जो पहले से दोगुनी शक्तिशाली थी, पास ही स्थित एक पेड़ से जोरदार तरीके से टकराए। दरार, पेड़ टूट गया और तुरंत गिर पड़ा। मैं समझता हूं कि मैं अपनी हथेली की ताकत को कैसे मजबूत बना सकता हूं और इसे सामान्य सीमाओं से परे कैसे ले जा सकता हूं। उसी क्षण जूयान ने अपनी आंखें खोलीं और एक अंतर्दृष्टि की चमक ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया, जिससे उसे पता चला कि भयंकर हथेली की शक्ति को कैसे उजागर किया जाए। जैसे ही उसने अपने पेट और छाती को फूलते देखा, उसने दोनों हथेलियां फैला दीं। उसका रक्त और ऊर्जा तेजी से एक प्रचंड धारा में परिवर्तित हो गए जो फूट पड़ी और एक बार फिर अपनी शक्ति को दोगुना कर दिया। टकराना, उसने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया। आखिरकार मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया है। ये तो बस शुरुआत है। मेरी यह हथेली की मार अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास करने से पहले मेरे द्वारा की जाने वाली पूरी ताकत से की जाने वाली मार से दोगुनी से भी अधिक शक्तिशाली है। ये सीमा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इस समय जूयान स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। इसका थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके ही मैं इतनी शक्तिशाली हथेली की शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ। अवरोही ड्रैगन पाम की शक्ति वास्तव में अद्वितीय है। अब जबकि उसे कुछ समझ आ गई थी, अगला कदम इस समझ को मजबूत करना, बार बार अभ्यास करना, समझना जारी रखना और इसे परिष्कृत करना था। अध्याय 35, नंगे हाथों से चिकन भूनना कितना बड़ा पाप है। जूयान पहाड़ी पर था, अपनी समझ के अनुसार लगातार अभ्यास कर रहा था। जमीन को हथौड़े से पीटकर एक के बाद एक गड्ढे बना रहा था जब तक कि रात गहरी नहीं हो गई। उसने अपनी बहुत सारी आंतरिक ऊर्जा खर्च कर दी थी और थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वह अनिच्छा से गांव लौट आया। अगली सुबह जोश से भरे हुए जूयान ने अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए पहाड़ी पर वापसी की। बूम, एक ही बार हथेली से प्रहार करने पर मिट्टी 3 गज दूर तक उड़ गई, जिससे एक गड्ढा बन गया। मेरी शक्ति फिर से बढ़ गई है, मेरी समझ सही है, मैं अभी भी सती स्तर पर हूँ, मैं अपनी हथेली की ताकत को और मजबूत कर सकता हूँ। जूयान जमीन पर बने गड्ढे को घूर रहा था, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। ये प्रहार अवरोही ड्रैगन पाम तकनीक का अभ्यास शुरू करने से पहले की तुलना में 2 गुना शक्तिशाली था। अंततः उसने उस युद्ध शैली को त्याग दिया जो क्रूर शक्ति पर निर्भर थी। चलिए देखते हैं कि मेरा मूर्ख शिष्य अभ्यास में कैसा कर रहा है। ली जुबान इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। मालिक। जूयान ने तुरंत सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। हम। ली जुबान ने जमीन पर बने विभिन्न गड्ढों पर नजर डाली जो सभी जूयान के प्रशिक्षण के कारण बने थे। वह प्रसन्न हुआ, क्या उसे कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है? इन गड्ढों की शक्ति को देखते हुए ये शारीरिक बल की सीमा से परे है। हालांकि उसने अभी तक अवरोही ड्रैगन पाम में महारत हासिल नहीं की है, लेकिन समय के साथ वह निश्चित रूप से सफल होगा। गुरुजी, मुझे नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है।
जैसे ही जुयान ने ये कहा, उसने अपना हाथ उठाया और प्रहार किया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन में एक छेद हो गया। लीजुवान का चेहरा शांत रहा, लेकिन मन ही मन वह आश्चर्यचकित था। इस शिष्य में वास्तव में असाधारण स्तर की समझ है। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके अपनी शक्ति को अधिकतम करने का तरीका खोज लिया है। क्या उसे श्लोक का पहला भाग समझ में आया? इसके बाद ली जुबान ने कहा, तुम्हारे द्वारा कुछ हासिल करना यह दर्शाता है कि तुम अवरोही ड्रैगन पाम में महारत हासिल करने की क्षमता रखते हो। हालांकि हमेशा याद रखना कि दुश्मन तुम्हें अपनी शक्ति जुटाने का समय नहीं देगा। तुम्हारी हथेली तुम्हारे हृदय की इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए। जब आप ड्रैगन के आकार की हथेली की शक्ति में महारत हासिल कर लेते हैं, तभी आपको प्रारंभिक चरण में प्रवेश करने वाला माना जा सकता है। अपने मन को शांत रखें, अधिक चिंतन करें, अधिक अभ्यास करें। जुयान चौंक गया। हाँ, बिल्कुल सही। हर बार जब मैं प्रहार करता हूँ तो मैं एक तैयारी प्रक्रिया से गुजरता हूँ। भले ही यह बहुत संक्षिप्त हो, लेकिन शक्तिशाली योद्धा पल भर में जीवन या मृत्यु का फैसला कर सकते हैं। मेरी समझ की दिशा सही है, लेकिन ये पर्याप्त गहरी नहीं है। मुझे अभी भी अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, शिष्य अपने गुरु को मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता है। लीजुवान ने सिर हिलाया और इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए चला गया। वह ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता था और न ही बहुत सारे खोखले संकेत दे सकता था। अगर वह कभी अपने शिष्य के सवालों का जवाब देने में असमर्थ हो जाता तो यह बहुत शर्मनाक होता। इसलिए जुयान की प्रगति पर एक नज़र डालने के बाद लिहुआन मुनि और तेजी से चली गई। इसके बाद के समय में जुयान ने सुबह के समय अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास किया और दोपहर में अष्टांग आरेखों में वर्णित गति तकनीक पर चिंतन किया, जिससे रात में अभ्यास के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि हुई। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। पहाड़ी की ढलान विभिन्न आकारों के गड्ढों से ढकी हुई थी। जुयान की अवरोही ड्रैगन पाम तकनीक में महारत ने जबरदस्त प्रगति की थी। अब वह अपनी इच्छा से केवल एक विचार मात्र से ही अपनी हथेली की शक्ति को तुरंत क्रियाशील कर सकता था। जब भी वह प्रहार करता था, उसकी हथेली की शक्ति उसकी आंतरिक ऊर्जा से परिवर्तित होकर एक बछड़े की टांग जितनी मोटी धारा की तरह जमीन पर तेज गति और भयंकर बल के साथ टकराती थी। हथेली की शक्ति अत्यंत सकारात्मक और शक्तिशाली थी। प्रशिक्षण से पहले की तुलना में उसकी शक्ति 3 गुना से अधिक बढ़ गई थी। हालांकि वह अभी तक ड्रैगन के आकार की हथेली की शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था। यद्यपि उसके द्वारा उत्सर्जित हथेली की शक्ति कोई साधारण आंतरिक ऊर्जा धारा नहीं थी और उसकी शक्ति 3 गुना से अधिक बढ़ गई थी, फिर भी इसे अवरोही ड्रैगन हथेली में महारत हासिल करने के रूप में नहीं माना जाता था। इस समय जुयान अवरोही ड्रैगन पाम की स्मृति तकनीक को गहराई से समझ रहा था और पिछले आधे महीने के अपने प्रशिक्षण अनुभव का सारांश प्रस्तुत कर रहा था। मुझे ड्रैगन पाम की शक्ति कैसे प्राप्त करनी चाहिए? इसे ड्रैगन के आकार में क्यों ढाला जाना चाहिए? खेती कैसे शुरू की जा सकती है? जुयान गहरी सोच में डूब गई। उसके मन में सच्चे ड्रैगन की छवि उभर आई। उसकी ची और रक्त का प्रवाह हुआ। उसकी हथेलियों से ऊर्जा का एक प्रवाह प्रवाहित हुआ। उसके आदेशानुसार ची और रक्त धीरे धीरे एक ड्रैगन के रूप में परिवर्तित हो गए। हालांकि अंत में यह अजगर के समान हथेली की ताकत में बदल गया, जो ड्रैगन के वांछित रूप से बहुत दूर था। मैं समझता हूं कि ड्रैगन का रूप धारण करना अपनी ऊर्जा और रक्त पर नियंत्रण प्राप्त करना है। ऊर्जा और रक्त पर नियंत्रण बढ़ाकर ही ड्रैगन का रूप प्रकट किया जा सकता है। यदि यह हासिल हो जाए तो बनने वाला ड्रैगन पाम एक सच्चे ड्रैगन से अविभाज्य होगा। यह अवरोही ड्रैगन पाम का अंतिम रूप हो सकता है। इस चरण में मुझे जो करने की आवश्यकता है वह है सींग, मूंछें और पंजे सहित अजगर के रूप को सुदृढ़ करना। दिशा निर्धारित करने के बाद जुयान ने अवरोही ड्रैगन हथेली का प्रशिक्षण शुरू किया, जिसमें उसने ची और रक्त को नियंत्रित करके ड्रैगन का आकार बनाया। हालांकि हर बार जब वह सींग बनाने में कामयाब हो जाता था तो वह पंजे बनाने में असमर्थ रहता था और उसकी ऊर्जा और रक्त नियंत्रित रूप से कम होने लगते थे। जुयान को एहसास हुआ कि अगर उसे ड्रैगन पाम में महारत हासिल करनी है तो उसे पहले ची और रक्त के उपयोग को बढ़ाना होगा। यह अवरोही ड्रैगन पाम में निपुण होने की भी पूर्व शर्त थी। एक बार जब मैं अवरोही ड्रैगन पाम में महारत हासिल कर लूंगा तो मेरी हथेली की शक्ति एक बार फिर बढ़ जाएगी। इसकी शक्ति मेरे नियंत्रण में होगी। अब ये पहले की तरह अनियंत्रित नहीं रहेगी। अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास करने की कुंजी का पता लगाने के बाद जुयान ने ची और रक्त पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। 3 दिन बाद, हालांकि अपने शरीर की ऊर्जा और रक्त पर उसका नियंत्रण कुछ हद तक बेहतर हो गया था, फिर भी वह ड्रैगन पाम को संश्लेषित करने से बहुत दूर था। गुरुजी, मैं अपने शरीर की ऊर्जा और रक्त पर नियंत्रण कैसे बढ़ा सकता हूँ? अब और संकोच न कर पाने के कारण जुयान ने भोजन के दौरान इस प्रश्न को पूछ डाला। लीजुवान का हाथ थोड़ी देर के लिए रुका। ची और रक्त पर नियंत्रण कैसे बढ़ाया जाए? मुझे कैसे पता चलेगा? बेशक, एक उस्ताद होने के नाते वह इस तरह से जवाब नहीं दे सकता था। उन्होंने अपने कटोरे में रखे चिकन लेग पर एक नज़र डाली। अचानक उन्हें एक विचार आया और उन्होंने कहा, मेरे शिष्य, ची और रक्त के महत्व को समझना यह दर्शाता है कि आप एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं। ऊर्जा और रक्त स्वयं से उत्पन्न होते हैं। नियंत्रण कैसे बढ़ाएं? ऊर्जा और रक्त के प्रत्येक अंश का उपयोग करें। इसे वहां प्रवाहित होने दें जहां आपका हृदय चाहता है। आप अपनी ऊर्जा और रक्त का उपयोग करके मांस भूनने की कोशिश कर सकते हैं। लीजुवान ने अपने पैर से मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और खाते हुए कहा, मांस को नंगे हाथों से भूनना एक लुप्त कला है। इसके लिए अपने शरीर की ऊर्जा और रक्त पर उच्च स्तर का नियंत्रण आवश्यक है। भुने हुए मांस को बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम बनाना, बिल्कुल सही तरीके से बनाना आसान नहीं है। क्या तुम ये चिकन लेग देख रहे हो? लीजुवान ने चिकन का बचा हुआ टुकड़ा तोड़कर अपने कटोरे में डाला और आगे कहा, जब आप चिकन के टुकड़े को हाथ से भूनकर उसे पूरी तरह पका लें, लेकिन उसके आसपास का मांस कच्चा रहे, तो कहा जा सकता है कि आपने क्यूई और रक्त पर अपना नियंत्रण सिद्ध कर लिया है। ये शब्द सुनकर जुयान गहरी सोच में डूब गई और बोली, तो साधना का मतलब ही रोजाना का अभ्यास है। मैं बहुत पीछे हूँ। गुरु का स्तर बहुत ऊंचा है। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? उसने अपना भोजन छोड़कर कहा, गुरुजी, आपका शिष्य समझ गया है। अच्छा हुआ कि आप समझ गए। लीजुवान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जुयान उत्साह से मुर्गीगा की ओर दौड़ा, एक मुर्गी को पकड़ा, कुशलतापूर्वक उसके पंख नोचे और उसे काटा, फिर उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया।
उसकी ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ गया और उनसे निकलने वाली तीव्र गर्मी ने तुरंत मुर्गे को अपनी चपेट में ले लिया। एक फुफकारने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जैसे ही स्वादिष्ट सुगंध फैली, उसने अपनी ऊर्जा और रक्त वापस खींच लिया और मुर्गी जलकर राख हो गई। अब ये खाने योग्य नहीं था। जूयान ने अपना सिर खुजाया, अभी अभी के अनुभव का सारांश निकाला, एक और मुर्गी पकड़ी, उसके पंख नोचे और काटे, फिर अपनी ऊर्जा और रक्त का उपयोग करके उसे अपने हाथ में भून लिया। उसने एक और मुर्गे को भून दिया। ली जुबान ने अपना भोजन समाप्त करने के बाद गांव में इत्मीनान से टहलते हुए देखा कि जूयान के पैरों के आसपास 1 दर्जन से अधिक जले हुए मुर्गे बिखरे पड़े थे और उसके हाथ में वह ताज़ा कटा हुआ मुर्गा भून रहा था। कितना पापपूर्ण! ली जुबान के होंठ तंग गए। अभी तो बस कुछ ही समय हुआ है और 1 दर्जन से ज्यादा मुर्गियां बर्बाद हो चुकी हैं। अगर वह अभी नहीं रुका तो कल तक सारी मुर्गियां खत्म हो जाएंगी। अध्याय 36 अवरोही ड्रैगन पाम का आरंभ। कृपया आगे पढ़ें। अनुवादक 54,96,9339। मेरे प्रिय शिष्य, तुमने अभी अभी ची और रक्त पर नियंत्रण का अभ्यास शुरू किया है। मुर्गियां बहुत छोटी होती हैं। ची और रक्त उन्हें पल भर में घेर लेते हैं। क्या इससे तुम्हारा नियंत्रण बेहतर हो सकता है? आपको किसी बड़ी चीज से अभ्यास करने की जरूरत है। ली जुबान ने गंभीरतापूर्वक सलाह दी। जी गुरुजी, मैं समझ गया। जूयान की आंखें चमक उठीं। जले हुए चिकन को एक तरफ फेंककर वह उत्साह से उस घोड़े की ओर बढ़ा जिस पर वह आया था, अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए और उसे खाने के लिए उत्सुक था। ली जुबान, ये शिष्य, इसका दिमाग वाकई ठीक से काम नहीं करता। बच्चे, ये घोड़ा भी उपयुक्त नहीं है। जूयान ने सिर हिलाया। घोड़ा इतना बड़ा था कि उसकी ऊर्जा और रक्त उसे घेर नहीं सकते थे। उसे छोटे शिकार की तलाश करनी चाहिए। गुरुजी, मैं अभी शिकार पर जाता हूँ। ली जुबान को राहत मिली। उसका शिष्य आखिरकार समझ गया। अगर किस्मत अच्छी रही तो उसे जल्द ही शिकार का मांस खाने को मिल जाएगा। 3 दिन बाद जूयान के हाथ पर ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ गया, जिससे गर्म हवा फैल गई और पके हुए मांस की गंध उठने लगी। उसने एक जंगली सुअर को बड़े ही शानदार तरीके से भूनकर पकाया। हालांकि इसका आधा हिस्सा जलकर राख हो गया था, लेकिन कम से कम दूसरा आधा हिस्सा भुना हुआ था और खाने लायक था। ऊर्जा और रक्त पर मेरा नियंत्रण बहुत बेहतर हो गया है। जूयान बेहद खुश थी। उसने अपना हाथ घुमाया और ची और रक्त की हथेली की ऊर्जा गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकली, जो एक लंबे सींग वाले अजगर में संघनित हो गई। यहाँ तक कि उसकी आंखों और मुंह की रूपरेखा भी स्पष्ट और सुस्पष्ट थी। मैं ड्रैगन रूप की हथेली की शक्ति को संघनित करने के करीब हूँ। जूयान बेहद रोमांचित थी। उसने भुना हुआ सुअर नीचे फेंक दिया और अभ्यास के लिए जंगली सुअरों को पकड़ना जारी रखा। मुझे आश्चर्य है कि मेरा मूर्ख शिष्य अपनी साधना में कितनी प्रगति कर रहा है। ली जुबान ने मन ही मनाह भरी। उसने अभी तक किसी भी शिकार का स्वाद नहीं चखा था। जूयान ने उसे पूरी तरह जलाकर राख कर दिया था। भला वह उसे कैसे खा सकता था? मेरे शिष्य, तुमने नंगे हाथों से मांस भूनने की कला में महारत हासिल कर ली है। तुम्हारी ऊर्जा और रक्त पर पकड़ में बहुत सुधार हुआ है। नंगे हाथों से मांस भूनने की तुम्हारी कुशलता उत्कृष्ट है और तुम ऊर्जा और रक्त पर 100% नियंत्रण रखते हो। अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली और ली जुबान को पल भर में ऐसा लगा जैसे उसने नंगे हाथों से भूनने का अनगिनत बार अभ्यास किया हो और उसमें महारत हासिल कर ली हो। इसके अलावा उसका ची और रक्त पर पूर्ण नियंत्रण था। ची और रक्त पर 100% नियंत्रण के साथ ली जुबान ने महसूस किया कि वह अपनी ची और रक्त का उपयोग एक आश्चर्यजनक स्तर पर कर रहा है। ऊर्जा और रक्त के प्रत्येक कण को इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता था। ची और रक्त पर उसका नियंत्रण बेहतर हुआ और उसकी क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई। इस समय उसके शरीर की ऊर्जा और रक्त पूरी तरह से नियंत्रित थे, बिना किसी रिसाव के। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी तर्जनी उंगली से ऊर्जा और रक्त एक लौ की तरह बाहर निकले, कभी बड़े होते हुए, कभी छोटे होते हुए, और ऊर्जा और रक्त की तीव्रता को भी स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता था। शौर पर ची और रक्त पर 100% नियंत्रण का अनुभव ऐसा ही होता है। ली जुबान स्तब्ध रह गई। उनका नासमझ शिष्य अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, तेजी से प्रगति कर रहा था। उस रात जूयान वापस लौट आए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह ड्रैगन रूप हथेली की शक्ति को संघनित करने के करीब है। ची और रक्त पर उनका नियंत्रण काफी हद तक बेहतर हो गया था। ली जुबान अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब समय आ गया था कि वह अपने नासमझ शिष्य को कुछ सबक सिखाए। शिष्य, इधर आओ। जूयान ने अभी अभी एक मुर्गे को काटा था और उसे हाथ में पकड़े हुए था। वह रात के खाने के लिए उसे तैयार कर रहा था। मालिक, ली जुबान ने उसके हाथ से मुर्गी ले ली। ध्यान से देखो मेरे शिष्य। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली मुर्गी के पैर पर रख दी। जैसे ही शरीर में ऊर्जा और रक्त का संचार बढ़ा, देखते ही देखते पके हुए मांस की सुगंध हवा में फैल गई। उसने मुर्गे को वापस जूयान को देते हुए कहा, इसे फाड़कर देखो। जैसा उसे कहा गया था, जूयान ने चिकन लेग को फाड़ते हुए कहा और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। चिकन लेग आधा पका हुआ था। केवल उंगली की चौड़ाई के भीतर का हिस्सा ही पका था, बाकी हिस्सा अभी भी कच्चा था। शौर पर क्यूई और रक्त पर 100% नियंत्रण ऐसा ही दिखता है। अगर आप चिकन लेग को उसके आसपास के मांस को पकाए बिना पूरी तरह से भून सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी आंतरिक ऊर्जा पर पर्याप्त नियंत्रण रखते हैं। ली जुबान ने अंततः अपने शिष्य के सामने एक तरकीब का खुलासा किया, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्टि मिली। जूयान को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या यह आंतरिक ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण था? गुरुजी, मैं इसे अवश्य कर पाऊंगा। हम अपनी पूरी कोशिश करो। इसके पीछे लगातार लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह से अपनी साधना को नजरअंदाज मत करो। ली जुबान ने सिर हिलाकर उसे याद दिलाया, इस डर से कि उसका नासमझ शिष्य पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के चक्कर में साधना की उपेक्षा कर सकता है, जिससे उसकी प्रगति धीमी हो जाएगी, चीजों को उलट दिया जाएगा। शिष्य समझ गया। ली जुबान ने मन ही मनाह भरी। उनके शिष्य में वाकई असाधारण प्रतिभा थी। जब उसने ये तकनीक दिखाई तो जूयान आसपास के मांस को प्रभावित किए बिना 5 दिनों में एक चिकन लेग को पूरी तरह से भूनने में सक्षम हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं किया था, फिर भी वे 80% तक पहुंच चुके थे। ये पहले से ही काफी प्रभावशाली था। जूयान ने बुद्धिमानी से पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की धुन में समय बर्बाद नहीं किया और अपना ध्यान अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास करने पर केंद्रित कर दिया।
पहाड़ी की ढलान पर जूयान ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और लगभग 1 मीटर लंबा और उसकी पिंडली जितना मोटा एक लाल अजगर निकला जो जमीन पर जा गिरा और एक बड़ा छेद बना दिया। हथेली में ड्रैगन के आकार की शक्ति का अभ्यास करने के बाद मेरी ताकत दोगुनी से भी अधिक हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। जूयान ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह ड्रैगन के आकार की शक्ति को विकसित करने में सफल हो गया था, लेकिन इससे उसे वह जबरदस्त शक्ति प्राप्त नहीं हुई जिसकी उसे उम्मीद थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसे किसी चीज़ की कमी है। ड्रैगन दिव्य कौशल धारण करते हैं, वे परिस्थितियों के अनुसार रूपांतरित होते हैं। रूपांतरित होने की क्षमता का अर्थ है लचीलापन। अब मुझे ये समझ आ गया है, लचीलेपन की कमी है, मेरी शक्ति बहुत कठोर है, इसमें जीवंतता की कमी है। जूयान एक बार फिर समझने में मग्न हो गया, ये सोचकर कि वह वास्तव में शुरुआत कैसे कर सकता है। अगले दिनों में जूयान ने खुद को अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास करने में समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अष्टांग आरेखों और अपनी गति तकनीक की भी उपेक्षा की। वह बार बार अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास करता रहा। वह लगातार समायोजन कर रहा था, अपनी समझ के अनुसार अवरोही ड्रैगन पाम का लगातार अभ्यास कर रहा था। और इस तरह 7 दिन और बीत गए। जूयान, जो अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास कर रहा था, ने अपनी हथेली से प्रहार किया और लगभग 1 मीटर लंबा एक लाल ड्रैगन रेंगता हुआ निकला और सीधे एक पेड़ की ओर बढ़ गया। जूयान ने अपनी हथेली को थोड़ा सा पलटा और लाल अजगर अचानक घूम गया, पेड़ के तने को पार करते हुए अपनी पूंछ से तने पर प्रहार किया। दरार, अजगर की पूंछ से प्रहार हुआ और पेड़ टूट गया। लाल अजगर कहीं और जमीन में धंस गया, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। मैंने इस पर लगभग महारत हासिल कर ली है। ये हथेली का हमला अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास शुरू करने से पहले की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह अवरोही ड्रैगन पाम की शक्ति है। जूयान बेहद उत्साहित थी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसने अपने दाहिने हाथ से 1 मीटर लंबी लाल अजगर के आकार की शक्ति उत्पन्न की। फिर अपने बाएं हाथ से एक और प्रहार करते हुए अजगर के आकार की एक और शक्ति निकली। दोनों ताकतें उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थीं, एक रक्षा कर रही थी जबकि दूसरी भयंकर आक्रमण कर रही थी। अजगर का सिर अपने लक्ष्य पर लगने ही वाला था कि अचानक वह ऊपर की ओर उछला, उसकी पूंछ नीचे की ओर लहराई और तुरंत ही तेजी से घूमकर उसने अपने सिर से जोरदार प्रहार किया। बूम! पहाड़ी की ढलान पर लगातार गर्जना की आवाजें गूंज रही थीं। 2 लाल अजगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, नाचते और चक्कर लगाते हुए, कभी नीचे गोता लगाते हुए, कभी जमीन में बिल बनाते हुए, कभी अपने सिर हिलाते हुए और अपनी पूंछ लहराते हुए। ड्रैगन दिव्य कौशल धारण करते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार रूपांतरित हो जाते हैं, बस यही बात है। मुझे आखिरकार इसका हल मिल ही गया। यद्यपि मुझमें अभी तक दिव्य शक्तियों का भंडार नहीं है, मैं केवल बुनियादी अवधारणा को ही समझ पाया हूँ, इसलिए मेरा वर्तमान स्तर अभी भी निम्न है। यह अभी एक दीक्षा ही है। आखिरकार मैंने अवरोही ड्रैगन पाम की खेती करने में सफलता प्राप्त कर ली है। जूयान बेहद उत्साहित थी। अंततः उसे अवरोही ड्रैगन पाम के वाक्यांश समझ में आ गए थे, हालांकि केवल सतही तौर पर ही सही। लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। यदि उसने डाकुओं से लड़ते समय अवरोही ड्रैगन पाम का अभ्यास किया होता तो क्या वह क्रूर बल पर निर्भर रहता? एक ही बार में वह उन सभी डाकुओं को मार सकता था। मुझे इसे सहजता और धाराप्रवाह तरीके से करने के लिए और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी मैं केवल 2 ड्रैगन को ही सक्रिय कर सकता हूँ, जो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। साथ ही मेरी शक्ति अभी भी उतनी प्रभावशाली नहीं है। ड्रैगन्स एक का लॉन्च उतना लचीला नहीं है। जूयान अपनी कमियों का आकलन करते हुए पहाड़ी पर लगातार अभ्यास कर रहा था। एक पल के लिए पहाड़ी उड़ते हुए टुकड़ों और कुचली हुई वनस्पतियों से भर गई। जमीन पर असंख्य बड़े बड़े गड्ढे थे जो आपस में घनी तरह से भरे हुए थे। अध्याय 37। आज गुरु अपना रहस्य प्रकट करेंगे। अनुवादक 54,96,90,339। लिजुवान अपनी कुर्सी पर शांत और संयमित भाव से बैठा था, लेकिन अंदर से थोड़ा बेचैन था। काफी समय बीत चुका था, फिर भी जूयान अवरोही ड्रैगन पाम में महारत हासिल नहीं कर पाया था। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि उसकी शिक्षाएं बहुत अस्पष्ट थीं, जिसके कारण जूयान को उन्हें समझना मुश्किल हो रहा था? जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रगति देखना इस बात का संकेत है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। लिजुवान ने खुद को आश्वस्त किया। भले ही जूयान अवरोही ड्रैगन पाम में महारत हासिल न कर पाए, लेकिन जब तक उसका समग्र प्रशिक्षण स्तर लगातार सुधरता रहेगा तब तक सब ठीक रहेगा। सबसे खराब स्थिति में इसे उस विशेष तकनीक के लिए जन्मजात प्रतिभा की कमी के रूप में समझाया जा सकता है। क्या मुझे उसके साथ तलवार के रहस्य साझा करने चाहिए? इसमें महारत हासिल करना आसान होना चाहिए, है ना? जूयान में इसके लिए अधिक प्रतिभा होनी चाहिए, है ना? लिजुवान इस बात पर विचार कर रहा था कि वह जूयान को तलवारबाजी की कला कैसे सिखाए। जूयान हमेशा अपने साथ एक कीमती तलवार रखता था जो तलवारबाजी में उसकी रुचि का संकेत देती थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह तलवारबाजी की विद्या में अत्यंत कुशल हो सकता है। लेकिन उसे तलवारबाजी की कला कैसे सिखाई जाए, यही सवाल है। आखिरकार लिजुवान खुद तलवारबाजी में कुशल नहीं थे और वे तकनीकों को पूरी तरह से समझे बिना केवल प्रदर्शन करने का प्रयास ही कर सकते थे। असली मुद्दा यह था कि तलवार दाव सिद्धांतों का एक ऐसा समूह कैसे तैयार किया जाए जिसे जूयान समझ सके और उससे सीख सके। चलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद एक दिन वह जादुई ढंग से अवरोही ड्रैगन पाम में महारत हासिल कर ले। लिजुवान ने एक बार फिर उस मायावी सुनहरी चमक को खोजने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। इस सुनहरी उंगली का क्या रहस्य है? ये केवल कभी कभार ही क्यों दिखाई देती है? वह अधिक आरामदायक स्थिति की तलाश में अपनी कुर्सी पर थोड़ा हिल गया। मूल रूप से जूयान की वापसी के बाद लिजुवान का इरादा कहीं और जाने का था, लेकिन अब चूंकि उसे जूयान को युद्ध कौशल सिखाना था, इसलिए उसे इस छोटे से गांव में ही रहना पड़ा। एक बार जब आपका शिष्य आपके अवरोही ड्रैगन पाम की मूल बातों में महारत हासिल कर लेता है तो इसके पूर्ण होने पर आपके अवरोही ड्रैगन पाम की शक्ति उसी क्षेत्र में दूसरों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगी। अचानक एक सुनहरी चमक प्रकट हुई। बूम! लिजुवान के मन में अवरोही ड्रैगन पाम का वास्तविक सार प्रकट हुआ और वह पल भर में पूर्णता की अवस्था में पहुंच गया। इसकी शक्ति उसी क्षेत्र की किसी भी अन्य शक्ति से 10 गुना अधिक थी। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसकी आंखों के सामने 18 विशालकाय अजगर गरजते और चक्कर लगा रहे हों, जिनमें से प्रत्येक 100 फीट लंबा हो।
बकवास, शिष्य ने सचमुच कर दिखाया। उसने वास्तव में इसमें महारत हासिल कर ली है। लीजुवान बेहद खुश थी। वह अपनी कुर्सी से उछलकर उठा और तुरंत उस छोटे से गांव को छोड़कर चला गया। जब वह उस पहाड़ी पर पहुंचा जहां जुयान प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसने दूर से 2-30 फुट लंबे लाल रंग के अजगरों को चक्कर लगाते और नाचते हुए देखा। जब वे गर्जना करते हुए नीचे आए और जमीन पर गिरे तो एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसे एक तरह की तड़प महसूस हुई। शिष्य, शाबाश, तुमने अभी अभी अवरोही ड्रैगन पाम की शुरुआत ही की है। लीजुवान टहलते हुए पास आया, उसकी आवाज़ में संतुष्टि का भाव झलक रहा था। मालिक, जुयान ने अपना अभ्यास समाप्त किया, आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, यह सब आपके मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ है, गुरुजी। लीजुवान ने चारों ओर देखा और जमीन पर असंख्य छोटे बड़े गड्ढे देखे जो एक दूसरे से सटे हुए थे। आसपास की सारी वनस्पति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और गायब हो गई थी। भले ही आप अवरोही ड्रैगन पाम को प्रकट करने में सफल रहे हों, लेकिन इसमें जीवन शक्ति का अभाव है। अब जब आपने ये तकनीक सीख ली है तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसे दिखाने से आपके अवरोही ड्रैगन पाम के अभ्यास पर कोई असर पड़ेगा। आज मैं आपको इसे दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। रक्त ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से निपुण होने पर अवरोही ड्रैगन पाम ऐसा दिखता है। लीजुवान ने जोर देकर कहा कि यह ब्लड क्यूई दायरे में अवरोही ड्रैगन पाम था, न कि उसकी असली ताकत। हाँ मास्टर, जुयान बेहद रोमांचित थी। गुरु रक्त ऊर्जा क्षेत्र से अवरोही ड्रैगन हथेली का प्रदर्शन करने वाले थे, जिससे जुयान को भी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की आशा थी। ध्यान से देखो, लीजुवान ने अपना हाथ उठाया और हथेली से प्रहार किया। गर्जन, एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी और 100 फीट लंबा सुनहरा विशालकाय अजगर गरजता हुआ आगे बढ़ा, जिसका सिर मानो जीवित हो ऊपर उठा हुआ था और वह दहाड़ रहा था। बूम, सुनहरा विशालकाय अजगर बाहर की ओर उड़ा, उसके पंजों ने एक विशाल पेड़ को फाड़ डाला। उसकी पूंछ जमीन पर घिसती हुई एक गहरी खाई बना गई। बूम, अंततः सुनहरा विशालकाय ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। लीजुवान का चेहरा शांत बना रहा, मानो यह महज एक सामान्य घटना हो और कोई उल्लेखनीय बात न हो। वास्तव में वह अंदर से बेहद उत्साहित था। इस प्रहार के लिए उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। परिपूर्ण क्षेत्र के अवरोही ड्रैगन पाम में पहले से ही जीवंतता का तत्व मौजूद था। समान कौशल स्तर की तुलना में 10 गुना अधिक शक्ति के साथ इस प्रहार ने सर्वोच्च यांग और शुद्ध दृढ़ता के साथ साथ अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि जुयान ने पूर्णता के स्तर तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह अभी तक उस स्तर की शक्ति से बहुत दूर है। यह एक उस्ताद की ताकत का प्रमाण है। आखिरकार लीजुवान की डिसेंडिंग ड्रैगन पाम उसी स्तर के अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। जुयान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, वह विश्वास से भर उठी। क्या ये ची और रक्त क्षेत्र में निष्पादित अवरोही ड्रैगन पाम है? ये भयानक है, इतनी शक्ति के साथ कोई भी आसानी से एक सेना का सामना कर सकता है। मास्टर ने बस एक आकस्मिक प्रहार किया, फिर भी उसमें पहले से ही एक जबरदस्त आभा दिखाई दी। इसके अलावा मास्टर की अवरोही ड्रैगन पाम एक जीवित ड्रैगन की तरह दहाड़ सकती है। मेरा अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। जुयान अंदर से बहुत परेशान थी। उन्हें अपनी कमियों का एहसास हुआ। उनके अवरोही ड्रैगन पाम में जीवंतता की कमी थी। अपने गुरु की तुलना में उसकी हथेली का प्रहार अभी भी कठोर प्रतीत होता था। एक ड्रैगन में दिव्य शक्तियां होती हैं जो परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। यही इस मंत्र का वास्तविक सार है। ये तो केवल ची और रक्त के क्षेत्र में एक ड्रैगन है। यदि कोई उच्चतर क्षेत्रों को प्राप्त कर ले तो क्या उसके द्वारा निर्मित ड्रैगन में भी दिव्य शक्तियां होंगी? जैसे जैसे जुयान विचार करता गया, वैसे वैसे उसकी कल्पनाएं बढ़ती गईं, जिससे उसे अवरोही ड्रैगन हथेली की शक्ति और गहराई का एहसास हुआ। हालांकि अवरोही ड्रैगन पाम मंत्र के बारे में उनकी समझ अभी केवल बुनियादी स्तर पर है। अपने शिष्य के चेहरे पर विस्मय का भाव देखकर लीजुवान को संतोष हुआ। वह आराम से अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर चला गया। मेरे शिष्य, मेरी हथेली की शक्ति से प्रभावित मत हो। तुम्हें अवरोही ड्रैगन पाम के उस सार को समझना होगा जो केवल तुम में ही निहित है। जी गुरुजी, मैं समझ गया। जुयान ने सम्मान दिखाने के लिए सिर झुकाया। चूंकि आपने अवरोही ड्रैगन पाम की मूल बातें समझ ली हैं, तो 8 आरेखों को गहराई से समझने का प्रयास करें। लीहुआन ने सिर हिलाया। अब जबकि जुयान ने अवरोही ड्रैगन पाम का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लिया है, लीजुवान चाहता था कि वह अष्टांग आरेखों का और अधिक अध्ययन करे। यदि जुयान को इसकी कुछ समझ प्राप्त हो जाती तो यह उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होता। उद्धरण अध्याय 38 जुयान को एक और ज्ञानोदय हुआ। लाइट स्वान मूवमेंट तकनीक। अनुवादक 54,96,90,339। गति तकनीक के मंत्र पर विचार करने के बाद लीजुवान अष्ट आरेखों के पास आए और बोले, शिष्य, तुम इन दिनों लगन से अभ्यास कर रहे हो। तुम्हारी गति में सुधार हुआ है और तुम्हारे कदम बहुत हल्के हो गए हैं। लेकिन आप अभी भी इस गतिविधि की तकनीक को पूरी तरह से समझने से बहुत दूर हैं। अब तक आपको गति की कला को समझने में कुछ प्रगति कर लेनी चाहिए थी। अब समय आ गया है कि मैं आपको गति का मंत्र सिखाऊं। सुनो और याद रखो। जुयान रुक गई और उत्साह से बोली, जी हाँ गुरुजी। गति का सार हल्कापन और तेज गति में निहित है। हल्कापन का अर्थ है शांत और किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना रहना, जबकि तेज गति बिजली की चमक के समान है। लीजुवान ने एक ऋषि की बुद्धिमत्ता से बात की। जुयान ने ध्यान से सुना और उसे स्पष्ट रूप से समझ में आया कि उसे चालन तकनीक को कैसे समझना चाहिए। हंस के पंख या गिरते पत्ते जितना हल्का, बिजली की तरह तेज, बिना किसी भौतिक रूप के। लीजुवान ने नवविकसित मंत्र का शब्दशः सावधानीपूर्वक पाठ किया। शिष्य, इस मंत्र पर मनन करो। काम खत्म करने के बाद वह मुड़ा, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और चला गया। हाँ मास्टर। जुयान ने झुककर अभिवादन किया। जुयान को 2 पंक्तियों का मंत्र देने के बाद अब यह तय करना जुयान पर ही निर्भर था कि वह गति तकनीक को समझ पाएगा या नहीं। हालांकि लीजुवान को विश्वास था कि उसका शिष्य उसे निराश नहीं करेगा। मंत्र की वे 2 पंक्तियां ही जुयान के दिमाग में घूमती रहीं। जितना अधिक वह उन पर विचार करता, उतना ही अधिक वे उसे गहन प्रतीत होती गईं। ऊपर देखकर जब उसने पाया कि उसका गुरु जा चुका है, तो उसने अभ्यास जारी रखने की तैयारी की, लेकिन तभी वह अचानक रुक गया। गुरु ने कहा था कि गति का सार हल्का और तेज होना है।
बस इतना ही। गुरुजी के कदम तो इतने धीमे, इतने आरामदेह हैं। जूयान ने अपने गुरु को जाते हुए देखा। उनके हाथ पीठ के पीछे थे, वे इत्मीनान से चल रहे थे, शांत और सहज दिख रहे थे, एक अनकही सहजता। मास्टर के धीमे धीमे चलने के तरीके अनजाने में उनकी चलने की तकनीक का प्रदर्शन है। नहीं, गुरु का स्तर इतना ऊंचा है कि वे अपने वास्तविक स्वरूप में लौट चुके हैं। हालांकि वे धीरे चलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे गति के सर्वोच्च सिद्धांत का प्रतीक हैं। कहावत है, शब्द और उदाहरण से नेतृत्व करो। गुरुजी ने मुझे मंत्र सिखाने के बाद अपने शांत कदमों से इसे प्रदर्शित किया। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे गुरु के कदमों में निहित गहरे अर्थ को स्पष्ट रूप से समझना होगा। जूयान की स्वयं की व्याख्या के बाद उनका मनोबल तुरंत बढ़ गया। वह बिना पलक झपकाए गुरुजी के कदमों को देखता रहा। उनके कदमों में एक ऐसा आकर्षण था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, आरामदायक, हल्का और उससे भी कहीं अधिक बेफिक्र। जितना अधिक वह देखता गया, उतना ही वह गुरु के कदमों में छिपी गति के सिद्धांतों को समझने लगा। हंस के पंख या गिरते पत्ते जितना हल्का, बिजली की तरह तेज, बिना किसी भौतिक रूप के। मुझे अब समझ आने लगा है। जैसे जैसे जूयान अपने गुरु के कदमों को देखता गया, धीरे धीरे उसके मन में समझ की एक किरण उभरने लगी। उनके धीमे, तेज और बेफिक्र कदम मंत्र के साथ घुल मिल गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ गया हो। इस समय ली जुवान की आकृति जूयान की दृष्टि से ओझल हो चुकी थी। इस समय ली जुवान बेहद खुश थे। अपने शिष्य को 2 पंक्तियों का एक और मंत्र सिखाने के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही इस गति तकनीक के बारे में प्रतिक्रिया मिलेगी। इसलिए उसके कदम सहज और निर्बाध थे, आनंद से भरे हुए थे। वह इतना उत्साहित था कि उसका मन कुछ गाने गुनगुनाने का भी कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेफिक्र चाल को जूयान ने गंभीरता से ले लिया था, जिसने इसे अपने तरीके से समझा और उसके कदमों में छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की। जब जूयान ने गुरु के कदमों में गहन अर्थ निहित पाया, तो गति मंत्र के अभ्यास के दौरान उसका दिमाग उन लापरवाह, इत्मीनान भरे कदमों की छवियों से भर गया। मंत्र के साथ साथ उसकी समझ लगातार बढ़ती गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो कागज की एक परत को छेदने से शक्तिशाली गति तकनीक का पता चल जाएगा। 8 आरेखों के आरेख में जूयान के कदमों की गति हल्की होती गई, उसकी लैंडिंग ध्वनिहीन हो गई, उसके मोड़ अधिक सहज हो गए और उसकी छलांगों में भारहीनता का आभास होने लगा। उसकी आकृति 8 आकृतियों के चारों ओर तैरती रही, उसके कदम हल्के होते गए और उसकी गति लगातार बढ़ती गई। मैं तेज हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस मूवमेंट तकनीक को समझने के कगार पर हूँ। जूयान की निगाहें दृढ़ थीं। एक क्षण के लिए उसके मन में केवल अपने गुरु के सहज और बेरोक कदमों की ही छवि रह गई थी, जो धीरे धीरे अधिक रहस्यमय और स्पष्ट होते जा रहे थे। उन्हें अपने हृदय में एक प्रकार का ज्ञानोदय महसूस हुआ, जैसे हंस का पंख गिरता हुआ पत्ता हल्का हो, बिना किसी छाया के गरज की तरह तेज हो। मैं समझने लगा हूँ, हंस के पंख की तरह तैरती खामोशी, पल भर की गड़गड़ाहट। इसे ही हम लाइट बूझ मूवमेंट टेक्निक कह सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक इसका सही अर्थ नहीं समझा है, लेकिन मैंने कम से कम गति तकनीक में शुरुआत तो कर ही दी है। एक तैरते हुए हंस के पंख की तरह शांत और निशानहीन लाइट बूझ मूवमेंट तकनीक। एक क्षण में जूयान ने अपने हृदय में असीम ज्ञान का प्रवाह महसूस किया। उसी क्षण उसका शरीर फड़फड़ाने लगा। पलक झपकते ही, मानो जगह बदलते हुए, वह दूसरी जगह पहुंच गया। वह बिना किसी आवाज के उतरा, धूल का एक कण भी नहीं उठा। उसकी आकृति 8 आरेखों के भीतर लगातार फड़फड़ाती रहती थी, तेज और हल्की होती जाती थी और पल भर में अपनी स्थिति बदल लेती थी। इसके अलावा इतनी तेज गति से बिल्कुल भी हवा की आवाज नहीं हुई। फड़फड़ाहट के बीच हंस के पंख की तरह हल्का, शांत और निशानहीन। मैंने आखिरकार लाइट बूझ मूवमेंट टेक्निक में महारत हासिल कर ली। जूयान बेहद उत्साहित थी। वह दहाड़ा, हवा में उछला और पलक झपकते ही 100 फीट दूर पहुंच गया और उसने एक अवरोही ड्रैगन पाम और तरंगकारी ड्रैगन पाम चलाया। एक लाल ड्रैगन दहाड़ा, जिससे जमीन पर एक गड्ढा बन गया। जूयान का शरीर तेजी से इधर उधर घूमता रहा और उसने अवरोही ड्रैगन पाम से प्रहार किया। वह बाएं दाएं, ऊपर नीचे लुढ़कती हुई और पल भर में अपनी स्थिति बदलती रही। परिणाम स्वरूप अवरोही ड्रैगन पाम ने तुरंत विभिन्न दिशाओं से प्रहार किया। चाल की तकनीक को समझने के साथ ही जूयान की युद्ध शक्ति में तुरंत वृद्धि हुई। अब मैं कड़ी मेहनत करूंगा और जल्द से जल्द ची और रक्त क्षेत्र की छोटी उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करूंगा। जूयान बेहद खुश था। आपके शिष्य ने आपके द्वारा संकलित और लाइट बूझ मूवमेंट टेक्निक नाम दी गई गति तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। आपने अब इस तकनीक को प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण कर लिया है, जिससे आपकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई है। जूयान को मंत्र सौंपने के तीसरे दिन ली जुवान एक कुर्सी पर बैठी जेड लुई के साथ खेल रही थी। अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उनके मन में अचानक ही लाइट बूझ मूवमेंट टेक्निक के सिद्धांत उभर आए और उन्होंने तुरंत ही उसमें महारत हासिल कर ली। ली जुवान तुरंत खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, मंत्र का होना और न होना बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। मेरे शिष्य की प्रतिभा सचमुच असाधारण है। जब तक उसके पास मंत्र है, वह उसे महसूस कर सकता है। मंत्र को संकलित करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सहजता के क्षेत्र की साधना विधि मेरे शिष्य को पहले से ही दी जा सकती है, ताकि वह इससे परिचित हो सके और जितनी जल्दी हो सके सहजता के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सके। हंस के पंख की तरह हल्के कदमों से चुपचाप और बिना किसी निशान छोड़े वह पल भर में उस छोटे से गांव से निकल गया। उसकी आकृति अत्यंत तीव्र गति से चारों ओर फड़फड़ा रही थी, फिर भी हवा की कोई आवाज नहीं हुई, एकदम शांत और मौन रूप से। ली जुवान अपने हाथ में जेड लुई को लिए हुए पहले ही जूयान के प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच चुका था। उसने अपने शिष्य जूयान को अपनी चालन तकनीक का निष्पादन करते हुए लगातार अवरोही ड्रैगन पाम का प्रयोग करते हुए और अपनी रक्षा रणनीति का अभ्यास करते हुए देखा। अब समय आ गया है कि मैं अपने कुछ हुनर फिर से दिखाऊं। ली जुवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक ही झटके में वह चुपचाप जूयान के पीछे पहुंच गया। ची और रक्त क्षेत्र में महारत हासिल करने, समान स्तर के व्यक्ति की तुलना में 100 गुना अधिक शक्ति रखने और समान स्तर के व्यक्ति की तुलना में 10 गुना अधिक प्रकाश हंस गति तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के बावजूद जूयान को उसके आगमन का पता कैसे चल सकता था। इस समय उत्साहपूर्वक अभ्यास कर रहे जूयान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनके पीछे खड़ा होकर उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है।
लीजुआन के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। चाहे जुयान कितनी भी कोशिश करे, वह हमेशा जुयान के पीछे चुपचाप रहता था और जुयान को इसका जरा भी पता नहीं चलता था। मेरे प्रिय शिष्य, कुछ ही समय में तुम अपने गुरु की शक्ति का अनुभव करोगे। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। अध्याय 39, सहज क्षेत्र को पार करने की विधि। _1 अनुवादक 54,96,90,339। जुयान ने अपना अभ्यास रोक दिया। उसका चेहरा उत्साह भरी मुस्कान से भरा हुआ था। लाइट क्रेन मूवमेंट टेक्निक और डिसेंडिंग ड्रैगन पाम के संयोजन से मेरी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि मैं 1 लाख सैनिकों के बीच भी होता तो मैं आसानी से इधर उधर घूम सकता था और सेना के कमांडरों को मार गिरा सकता था। जुयान ने मन ही मन बुदबुदाया। अचानक उसके दिल में गर्व की भावना जागृत हुई। उसने मन ही मन ताना मारा, हमारी शादी की सगाई ठुकरा दी है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा दिमाग बेकार है और मैं किसी काम का नहीं हूँ? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हारा जियान परिवार देर सवेर मेरी पहुंच से बाहर हो जाएगा और अब तुम सचमुच मेरी पहुंच से बाहर हो। तो क्या हुआ अगर वही ईस्ट रिवर का महान सेनापति है? चाहे वह क्यों ही देश का पुराना सम्राट ही क्यों न हो, मैं अब उन पर ध्यान भी नहीं दूंगा। जुयान एक जोशीला और पौरुषी युवक था। शादी की सगाई रद्द होने और उपहास का शिकार होने के बाद भला उसके मन में कुछ नाराजगी होना स्वाभाविक था। फिलहाल मार्शल आर्ट में दीक्षा लेने के बाद उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। वह देश की मार्शल शक्ति को मुर्गे या कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। युवावस्था का गर्व स्वाभाविक रूप से उभर आया। उस समय उसके मन में उन लोगों के प्रति दया का भाव था जो उसका उपहास करते थे। वे कुएं के मेंढकों के समान थे, विशाल संसार से अनभिज्ञ, और उनका उपहास अब उसके कानों तक नहीं पहुंचता था। वे अब उसकी दुनिया के लोग नहीं थे। शिष्य, तुमने इतने कम समय में ही इस गति तकनीक को समझ लिया और यहाँ तक कि अवरोही ड्रैगन पाम के साथ इसका संयोजन करके उपयोग करने के बारे में भी सोचा। शाबाश। अचानक उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जुयान अचानक कांप उठा और जल्दी से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसका गुरु आराम से उसके पीछे खड़ा है। गुरुजी, आप कब आए थे? मैं तब आया जब आप मूवमेंट टेक्निक और डिसेंडिंग ड्रैगन पाम का अभ्यास कर रहे थे। जुयान बेहद हैरान थी। मैंने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। गुरुजी आमतौर पर एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखते हैं। जब उन्होंने अपनी शक्ति का थोड़ा सा भी प्रदर्शन किया तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी तुच्छ हूँ। मैं कब गुरुजी की तरह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखने लगूंगा? मास्टर का मार्शल आर्ट में सादगी की ओर लौटने और प्रकृति का अनुसरण करने का यही मतलब रहा होगा। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उसका गुरु उतना ही रहस्यमय लगने लगा। शिष्य, तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ 1 लाख सैनिकों की उस सेना में और स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की बात तो छोड़ ही दो, उन सभी का संहार करने में भी थोड़ा अधिक समय लगेगा। लीजुआन ने गंभीरता से कहा, लेकिन याद रखना शिष्य, मार्शल आर्ट का मतलब हत्या करना नहीं है। यदि तुम हत्या करने की आदत में पड़ जाओगे तो तुम शैतान के मार्ग पर चलोगे और अंततः राख में मिल जाओगे। उन्हें चिंता थी कि उनका शिष्य, जो एक अभिमानी और अपार शक्ति से युक्त युवक है, कि देश में अजय हो जाएगा और परिणामस्वरूप अहंकारी और किसी से भी भयभीत नहीं होगा। यह अच्छी बात नहीं थी। हालांकि लीजुआन को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि जुयान भटक जाएगा। इस शिष्य का हृदय अभी भी काफी अच्छा था, वह अपनी सीमाओं को जानता था। इसके अलावा मार्शल आर्ट के प्रति उनका संकल्प दृढ़ था। उनके मार्गदर्शन में वह अपेक्षाकृत कमजोर बाहरी युद्ध शक्ति के कारण किसी भी परिस्थिति में खुद को नहीं खोएगा। इसके अलावा इस दुनिया की युद्ध शक्ति जरूरी नहीं कि देश की तरह कम हो। फायरमैन वुल्फ इसका एक सटीक उदाहरण था। जी हाँ गुरुजी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जुयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। आप अंधाधुंध हत्या नहीं कर सकते, लेकिन आप कमजोर भी नहीं हो सकते। जरूरत पड़ने पर ही मारें, अच्छे और बुरे में फर्क करें, कमजोरों को परेशान न करें, बशर्ते आप अपनी सीमाएं जानते हों। लीजुआन ने कोमल स्वर में बात की। वह नहीं चाहता था कि उसके शिष्य की मानसिकता इतनी बढ़ जाए कि नरसंहार हो जाए। बेशक वह ये भी नहीं चाहता था कि उसका शिष्य नर्म दिल हो जाए और जरूरत पड़ने पर भी मारने में संकोच करे। जो मृत्यु के पात्र हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से मरना ही होगा। इसमें संकोच करने का कोई समय नहीं है। मैं समझ गया गुरुजी, जुयान ने उत्तर में झुककर अभिवादन किया। अच्छा, लगन से अभ्यास करते रहो और यथाशीघ्र चीरक क्षेत्र की छोटी उपलब्धि तक पहुंचने का प्रयास करो। समय आने पर मैं तुम्हें अगले स्तर की साधना विधि सिखाऊंगा। लीजुआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जुयान तुरंत उत्साहित हो गई। गुरुजी, निश्चिंत रहिए, मैं आधे महीने के भीतर चीरक क्षेत्र के लघु उपलब्धि स्तर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आधे महीने बाद मैं तुम्हें सहज क्षेत्र की विधि सिखाऊंगा। अपने शिष्य को मुर्गी के खून का इंजेक्शन लगाने के बाद लीजुआन बहुत संतुष्ट हुआ। आधे महीने बाद वह जुयान को सहज ज्ञान स्तर की विधि सिखा सका, जिससे जुयान इसे समझना शुरू कर सका और सहज ज्ञान स्तर की विधि को जान सका। अगले 6 महीनों में जुयान ने खुद को पूरी तरह से कठिन प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि लाइट क्रेन मूवमेंट टेक्निक और डिसेंडिंग ड्रैगन पाम के निरंतर सीखने और अभ्यास को भी बाधित कर दिया। मेहनत का फल अवश्य मिलता है। आधे महीने के बाद जुयान की शक्ति और ऊर्जा 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई, जिससे वह रक्त और चीख क्षेत्र के छोटे सफलता चरण में पहुंच गई। उस दिन लीजुआन एक कुर्सी पर बैठी उदास आकाश को निहार रही थी, मानो बर्फ गिरने ही वाली हो। अब जाने का समय हो गया है, उसने सोचा। लीजुआन ने अफसोस भरी आह भरी और फैसला किया कि अब इस दूरदराज के छोटे से गांव को छोड़ने का समय आ गया है। इस दुनिया में आने के बाद से उसने इस छोटे से गांव से बाहर एक कदम भी नहीं रखा था और वह बाहरी दुनिया के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। उसे बस इतना पता था कि वह डोंगहे काउंटी के क्षेत्र में स्थित क्यूई काउंटी में है। इसी क्षण एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। आपके शिष्य ने रक्त और ऊर्जा क्षेत्र में सफलता की छोटी अवस्था प्राप्त कर ली है, जबकि आपने उसी क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर ली है, जो आपको दूसरों की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली बनाती है, सुनहरी रोशनी ने कहा। रक्त और चीख क्षेत्र पूर्ण हो गया है। लीजुआन ने महसूस किया कि उसकी शक्ति और ऊर्जा पल भर में विस्फोट हो गई। महज एक विचार से ही उसकी जीवन ऊर्जा 300 फीट ऊपर आकाश में पहुंच गई। शाबाश मूर्ख शिष्य, आधे महीने के भीतर ही तुम रक्त और ऊर्जा क्षेत्र की छोटी सफलता की अवस्था तक पहुंच गए हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सहज क्षेत्र के नियम सिखाऊं।
अगर वह जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही उसके नियमों को समझ ले तो क्या होगा? क्या इससे मुझे सीधे जन्मजात क्षेत्र में पदोन्नत होने का मौका मिल जाएगा? ली जुबान ने सोचा। गोल्डन फिंगर से मिलने वाला फीडबैक शिष्य की साधना के परिणामों पर आधारित होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचा है लेकिन उसने साधना के नियमों को समझ लिया है तो क्या उसे भी कोई प्रतिक्रिया मिल सकती है? अब जुयान को सहज क्षेत्र के नियम सिखाने से इसकी पुष्टि हो सकती है। गुरुजी, मैंने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। जुयान ने आज्ञाकारी भाव से अपने गुरु को प्रणाम करते हुए उत्तर दिया। ली जुबान ने सिर हिलाया, अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें जन्मजात स्तर का मार्ग सिखाने जा रहा हूं, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी और अधीर मत होना। साधना में एक एक कदम आगे बढ़ना आवश्यक है। आपको व्यवहारिक होना चाहिए और अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए। यदि नींव ठोस नहीं है और आप अंधाधुंध सफलता की तलाश में जुट जाते हैं तो अंततः आप मार्शल आर्ट में अपना भविष्य बर्बाद कर लेंगे। अपने शिष्य को सहज क्षेत्र के नियमों को प्राप्त करने के कारण रक्त और ची क्षेत्र की साधना की उपेक्षा करने, अति महत्वाकांक्षी बनने और रक्त और ची क्षेत्र में पूर्ण रूप से महारत हासिल किए बिना सहज क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करने से रोकने के लिए ली जुबान उसे गंभीरता से समझा रहा था। जी हाँ गुरुजी, मैं निश्चित रूप से स्थिर रहूंगा और रक्त एवं ऊर्जा क्षेत्र की नींव को सावधानीपूर्वक विकसित करूंगा, जुयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे। ली जुबान ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ, एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। किसी कारणवश ली जुबान को लगा कि यह मुद्रा विशेष रूप से उपयुक्त है। इससे एक सख्त शिक्षक या एक उच्च व्यक्तित्व का आभास होता था। रक्त और ऊर्जा के क्षेत्र से ऊपर सहज क्षेत्र है। सहज क्षेत्र क्या है? यह नश्वरता का त्याग और सत्य की ओर लौटना है। सहज क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सभी सांसारिक अशुद्धियों को दूर करना है। सहज लोक में प्रवेश करने पर एक प्रकार से आप सांसारिक दुनिया से परे जा चुके होते हैं। ली जुबान ने पहले से तैयार की गई सहज क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावना सुनाते हुए बोलना शुरू किया। जुयान ध्यान से सुन रहा था, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। एक बार सहज ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप पहले ही सांसारिक दुनिया से कुछ हद तक ऊपर उठ चुके होते हैं। अब आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते। यह मार्शल आर्ट की केवल दूसरी अवस्था है। ये कल्पना करना कठिन है कि भविष्य के राज्य कितने शक्तिशाली होंगे। आंतरिक जगत में प्रवेश करने के लिए आपका रक्त और ची पूर्ण होना चाहिए। आपका शरीर सेतु और स्वर्ग और पृथ्वी आपस में जुड़े होने चाहिए ताकि प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर सके, डेंटियन ची सागर का निर्माण कर सके और रक्त और ची को सहज सच्ची ची में परिवर्तित कर सके। अपने सारे रक्त और ऊर्जा को सहज सच्ची ऊर्जा में रूपांतरित करें और आप सहज लोक में प्रवेश कर जाएंगे। सहज क्षेत्र की साधना में प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन और प्रसंस्करण करना, उसे सहज सच्ची ची में ठोस रूप देना शामिल है। ली जुबान ने जुयान को सहज ज्ञान स्तर को विकसित करने की तकनीकें एक एक करके समझाईं। स्वर्ग, पृथ्वी सेतु और डांटियन क्यू सागर क्या है आदि के बारे में विस्तार से बताते हुए। अध्याय 40 अंततः नौसिखियों का गांव छोड़ दिया। ली जुबान ने गहरी सांस ली और अपने शिष्य को सहज क्षेत्र की साधना तकनीक के बारे में विस्तार से समझाना समाप्त किया जिसे उन्होंने संकलित किया था। शिष्य, क्या तुम्हें याद है, जन्मजात लोक की साधना तकनीक में उन्होंने पहली बार गहन चिंतन किया। इसका सिद्धांत, ढांचा आदि मूलभूत लोक के शारीरिक और शारीरिक अंगों के अभ्यास की तुलना में कहीं अधिक व्यापक था। इसमें डेंटियन में स्थित स्वर्ग और पृथ्वी सेतु और ची सागर के स्थान का भी उल्लेख किया गया था। इस तरह की अधिक विस्तृत साधना विधि को समझना और जुयान के लिए सफलतापूर्वक अभ्यास करना आमतौर पर आसान होता है। गुरुजी, शिष्य को याद आ गया, जुयान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। जब आप सहज ज्ञान के मार्ग का अभ्यास करें तो ध्यानपूर्वक चिंतन करें। रक्त के क्षेत्र की साधना की उपेक्षा न करें और न ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी बने। आपको जमीन से जुड़े रहना होगा। ली जुबान ने एक बार फिर गंभीरता से याद दिलाया। गुरुजी, शिष्य समझ गया। जब तक मेरी ऊर्जा और रक्त पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाते, मैं सहज ज्ञान के मार्ग का अभ्यास नहीं करूंगा और न ही उससे परे जाने का प्रयास करूंगा, जुयान ने गंभीरता से उत्तर दिया। ली जुबान ने सिर हिलाया और फिर आगे कहा, ये 4 वाक्य सहज ज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं, इन्हें भी याद रखें। हाँ मास्टर। जुयान ऊर्जा से भरपूर होकर उत्साहित दिखाई दी, जिससे उसके चेहरे पर खुशी का भाव झलक रहा था। स्वर्गीय सेतु नश्वर धूल को त्यागने, आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने और सहज सच्ची ऊर्जा में लौटने के लिए जुड़ा हुआ है, जो विशाल और अनंत है और ऊर्जा को नीले आकाश में उड़ने का आदेश देता है। ली जुबान ने एक एक शब्द करके बताया। स्वर्गीय सेतु नश्वर धूल को त्यागने के लिए जुड़ा हुआ है, ऊर्जा को नीले आकाश में उड़ने का आदेश दे रहा है। जुयान ने धीरे से अपने मन में दोहराया। उसे लगा जैसे उसके दिल को कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई हो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी अंतरात्मा उनसे दूर नहीं है। अपने खाली समय में अधिक चिंतन करें। जब आपका ची और रक्त पूर्ण हो जाएगा तभी आप सहज ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। ली जुबान ने अपने शिष्य की ओर एक नज़र डाली। सहज ज्ञान के मार्ग का ज्ञान शिष्य को पहले ही दिया जा चुका था। उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह कब अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है, लेकिन उनका मानना था कि जुयान की समझदारी, उनकी अद्भुत तात्कालिक क्षमता और उनके द्वारा सिखाई जाने वाली मार्शल आर्ट में उनके दृढ़ विश्वास के साथ वह निश्चित रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। द्वितीय, अब समय आ गया है कि किसी और शिष्य को ढूंढकर उसकी परीक्षा ली जाए। शिष्य को मनगढ़ंत साधना तकनीक को समझने के लिए उच्च स्तर की समझ और समृद्ध कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। ली जुबान ने मन ही मन सोचा, चीरक क्षेत्र में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की विधि पहले से ही पूर्ण है। यदि इसे किसी नए शिष्य को सौंपा जाए तो क्या उसे भी प्रतिक्रिया प्राप्त होगी? क्या नए शिष्य साधना में सफल हो सकते हैं? हालांकि ली जुबान को यह अंतर्ज्ञान था कि नवनियुक्त शिष्यों को अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नए तरीकों का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि उनका यह अनुमान गलत नहीं होगा। इसलिए एक और शिष्य प्राप्त करने के लिए एक और साधना तकनीक विकसित करनी होगी। क्षेत्र भले ही वही रहे, लेकिन साधना की तकनीक अलग होनी चाहिए। अनुभव प्राप्त करने के बाद रचना करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा, लेकिन अच्छे शिष्य मिलना मुश्किल है। आम लोग बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। उनमें समझ की कमी होती है और वे तात्कालिक निर्णय लेने में माहिर नहीं होते।
वे खेती में निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकते। जूयान को सहज ज्ञान के क्षेत्र की बारीकियों में मग्न देखकर ली जुवान को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अगर यह नासमझ शिष्य, जिसकी समझ उत्कृष्ट है, जो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखता है और जिस मार्शल आर्ट को वह सिखाता है उसमें दृढ़ विश्वास रखता है, न होता तो वह साधना में सफल नहीं हो पाता। और उसने अपनी गोल्डन फिंगर को सक्रिय कर दिया। इसलिए शिष्यों की प्रतिभा की आवश्यकता किसी भी हालत में कम नहीं हो सकती। इतने बड़े ची देश में मुझे निश्चित रूप से दूसरा उपयुक्त शिष्य मिल जाएगा। ली जुवान को बहुत उम्मीदें थीं। अगर उसे क्यूई देश में कोई नहीं मिलता तो वह देश जा सकता है। मैं एक दो उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश भी कर सकता हूँ। यदि उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार न कर सकूं तो सेवक के रूप में स्वीकार करना संभव होना चाहिए, है ना? उन्हें चीरक क्षेत्र की साधना तकनीक सिखाकर इसके प्रभाव को देखना चाहता हूँ। यदि सेवक उपयुक्त नहीं है तो पंजीकृत शिष्यों के बारे में क्या ख्याल है? एक एकांतप्रिय गुरु होने के नाते मैं यूं ही शिष्यों को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? इसलिए सेवक बनना बेहतर है। ली जुवान के मन में कुछ विचार थे। मार्शल आर्ट की इस प्रचलित विधि के बारे में फिलहाल यह अज्ञात है कि यदि इसे दूसरों को सिखाया जाए तो क्या इसका सफलतापूर्वक अभ्यास किया जा सकता है। यदि इसका सफलतापूर्वक अभ्यास किया जा सकता है तब भी योग्यता के लिए कुछ निश्चित आवश्यकताएं होनी चाहिए। उत्तराधिकारियों से मिली प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। ये ली जुबान की अंतर्ज्ञान की भावना थी। उनका मानना था कि यह अंतर्ज्ञान उनकी स्वर्णिम उंगली से संबंधित है। इसलिए यदि वह व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता है तो उसे शिष्य बनाने होंगे और एक नई साधना तकनीक विकसित करनी होगी। तो अब जाने का समय हो गया है। ली जुबान ने अपने शिष्य की ओर देखा जो सहज ज्ञान की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। फिर उसने कहा, शिष्य अपना सामान समेट लो, अब जाने का समय हो गया है। गुरुजी, क्या हो रहा है? जूयान अचंभित रह गई। एक गुरु होने के नाते मुझे भी दुनिया में कदम रखना चाहिए। ली जुबान ने बेपरवाही से कहा, गुरुजी, अब आप एकांतवास में नहीं रहेंगे। जूयान आश्चर्यचकित दिखी। अब जबकि मैंने एक शिष्य स्वीकार कर लिया है तो फिर से दुनिया का हिस्सा बनने का समय आ गया है। इसके अलावा मैं एकांत में कहाँ नहीं रह सकता। खुलेआम छिपना, ली जुबान ने रहस्यमय ढंग से कहा, सबकी नजरों के सामने छिपना। जूयान ने बुदबुदाते हुए अचानक उत्साह से कहा, अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसका गुरु एक छिपा हुआ विशेषज्ञ था। ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई एकांत में नहीं रह सकता? एक सच्चे गुरु के लिए वे कहाँ एकांतवास नहीं कर सकते? यहां तक कि चहल पहल वाला बाजार भी एकांत का स्थान बन सकता है। हाँ मास्टर, जूयान ने उत्सुकता से सिर हिलाया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। कुछ कपड़ों के अलावा उसके पास केवल वे ही उपहार थे जो उसने शिष्य बनने के समय दिए थे। ली जुबान अपने हाथ में रखी जैड रुई से खेल रहा था और उसे वह वस्तु धीरे धीरे और अधिक प्यारी लगने लगी। एक घोड़ा जंगल से एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी खींचकर बाहर ला रहा था। ली जुबान गाड़ी में बैठा अपने जैड रुई से खेल रहा था और धीरे धीरे ओझल होते घने जंगल और पहाड़ों को देख रहा था। वह उदासी से भर गया था। लंबे एकांतवास के बाद वह आखिरकार पहाड़ों से बाहर कदम रख रहा था, छोटे से गांव को छोड़कर। इस समय दिन ढलने लगा था। जूयान घोड़े को आगे आगे ले जा रहा था। उसके कदम हल्के थे और जमीन पर पैर रखते समय उसने कोई आवाज नहीं की। उनकी चलने फिरने की तकनीक में काफी सुधार हुआ था। गुरुजी, आगे यूनशान काउंटी है, क्या हम वहां विश्राम करें या सीधे डोंगहे के प्रांतीय शहर चलें? जूयान ने पूछा। चलिए अभी कुछ समय यूनशान काउंटी में बिताते हैं। ली जुबान ने जवाब देने से पहले काफी देर तक सोचा। वह ये देखना चाहता था कि यूनशान काउंटी में कोई उपयुक्त शिष्य उम्मीदवार है या नहीं। यूनशान काउंटी कुछ दसियों हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। शाम को कस्बे के लोगों ने अचानक एक घोड़ा गाड़ी को कस्बे में आते देखा। दो युवक, एक घोड़े को आगे ले जा रहा था, दूसरा गाड़ी में बैठा था। गाड़ी में बैठा युवक साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन वह अपने हाथ में एक बेदाग जैड रुई से खेल रहा था। इसकी महंगी कीमत पहली नजर में ही स्पष्ट थी। सड़क किनारे बैठा एक भिखारी काफी देर तक गाड़ी पर बैठे उस आदमी को देखता रहा। उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा और उसने पास ही में एक स्टॉल लगाए एक अधेड़ उम्र के आदमी को इशारा किया। स्टॉल मालिक ने चुपचाप सिर हिलाया, अपना स्टॉल समेटा और एक गली में गायब हो गया। ये सब ली जुबान की नज़र से नहीं बच पाया था, लेकिन वह अविचलित रहा। धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ये कहावत केवल कमजोर लोगों पर लागू होती थी। ची देश की युद्ध शक्ति बहुत कम थी, ऐसा कोई नहीं था जो उसे धमकी दे सके। भले ही शक्तिशाली साधक मौजूद हों, वे उसके हाथ में मौजूद जैड रुई की लालसा नहीं करेंगे। मालिक, हमारी काउंटी शहर में एक दुकान है और हमने वहाँ एक आंगन खरीदा है, चलिए अभी वहीं चलते हैं। जूयान ने सुझाव दिया। मेरे प्रिय शिष्य, तुम व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालो। ली जुबान उदासीन थी। स्वाभाविक रूप से इन सांसारिक मामलों को व्यवस्थित करने का कार्य उनके शिष्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए। काउंटी कस्बे के बीचों बीच एक छोटे से आंगन के सामने जूयान ने द्वार पर दस्तक दी। थोड़ी देर में एक नौकर दरवाजा खोलने के लिए बाहर आया। द्वितीय, ये छोटे मालिक हैं, कृपया अंदर आइए। जूयान को देखकर नौकर के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। सुनिश्चित करें कि सब कुछ साफ सुथरा हो और अपने लिए रहने की कोई दूसरी जगह ढूंढ लें। जूयान ने तुरंत आदेश दिया। जी हाँ युवा स्वामी, कृपया अंदर जाए। नौकर ने विनम्रता का भाव दिखाया और वह जूयान से लगाम छीनने ही वाला था, लेकिन जूयान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और घोड़े को खुद ही आंगन में ले गया। गुरुजी, ये छोटा सा कस्बा एक साधारण जगह है और यहाँ जीवन यापन की परिस्थितियां भी सादी हैं। द्वितीय, कोई चिंता नहीं। नौकर ली जुबान को घूर रहा था, जो गाड़ी में बैठा हुआ था और स्पष्ट रूप से भ्रमित लग रहा था। मालिक, क्या सबसे धनी परिवार का मूर्ख उत्तराधिकारी एक बार फिर धोखा खा गया था?